सर हो रहा है सर रिकॉर्डिंग। हो गया ना? यस यस, ठीक है चलो। तो ठीक है सर, ठीक है चलो। ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। अच्छा देखो, तो करेंटली संडे इवनिंग फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ये जो पर्टिकुलर क्लास चल रहा था, प्रीवियस लेक्चर्स जैसे कि जिनका मिस है, मैं उनको इतना बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर एक बार देख लेना, बिकॉज ये बड़ा ही कनेक्टेड चल रहा है। क्या चल रहा है? इक्विटी रिसर्च, ओके। जैसे मानो कि कोई भी कंपनी का स्टॉक मार्केट में चल रहा है, तो उसका एक दाम होता है, इसका एक प्राइस होता है, तो वो स्टॉक प्राइस डिटरमाइन तो हो जाता है इसके वैल्यूएशन करके। लेकिन एज ए इन्वेस्टर, एज ए एज एन इन्वेस्टर्स, हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है? सबसे चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट हमारे लिए हो जाता है कि स्टॉक प्राइस सही दाम पे चल रहा है, मतलब ज़्यादा है, सही है, कमती है। मतलब इसको अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल बातों में करूँ, स्टॉक का दाम अंडर वैल्यूड है, स्टॉक का दाम ओवर वैल्यूड है, या स्टॉक का दाम नॉर्मल साइडवेज में है, मतलब चलो ठीक ठाक एवरेज में चल रहा है। तो वही टेक्निक अभी सीख रहे हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिमेश को शायद याद होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब जैसे मानो कि आईटीसी का शेयर, अगर मैं सिंपल, जैसे मैं आज आईटीसी का एक रिव्यूज करूंगा, मतलब इससे पहले भी आईटीसी के बारे में सिर्फ चर्चा हुआ है, बट आज मैं आईटीसी के बारे में सिर्फ चर्चा नहीं करूंगा आप लोगों से। बेसिकली मैं एक बार रिव्यू करूंगा कि आईटीसी के शेयर को लेके ना फिर से एक मार्केट में हलचल बन रहा है, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा बन रहा है और उसके पीछे क्या शेयर प्राइस को लेके क्या बात है, वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर करंट किसी स्टॉक का दाम, जैसे मानो रिलायंस ऑलमोस्ट 25 के आसपास चल रहा है, 2500 के आसपास, आईटीसी का शेयर ऑलमोस्ट चल रहा है 250 260 आसपास। तो कहने का मतलब है कि क्या ये प्राइस सही दाम है, या फिर ये जबरदस्त। जैसे स्टार्टिंग में अनिमेश, ऐसे क्लास स्टार्ट करने से पहले अनिमेश पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है, मार्केट क्या हाई रेंज में चल रहा है, ओवर वैल्यूड है, क्या मार्केट अंडर वैल्यूड है? ऑब्वियसली मार्केट ओवर वैल्यूड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। मार्केट ओवर वैल्यूड है, मतलब अगर मैं सेंसेक्स निफ्टी का बात करूं तो वो ओवर वैल्यूड में है। तो बेसिक पॉइंट है कि आप क्या चाहोगे? ओवर वैल्यूड मार्केट में इन्वेस्ट, जैसे कि फंडामेंटल कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए? आप आज आपका जो कीमती पैसा है, जो फंड आपके पास है, उसको आप क्या करोगे? मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। और मार्केट में इन्वेस्ट करके आप सोचते हो कि भाई ये स्टॉक लंबा जाए तो फिर मेरा ग्रोथ हो जाए, वेल्थ क्रिएट हो जाए, है ना? सिंपल। जैसे मानो कि कुछ फेमस कंपनी लाइक आइचर मोटर, एक टाइम पे एक शेयर का दाम चलता था 1200, ठीक है, 500 हजार के आसपास। अभी एक एक शेयर का दाम चलता है 3000 से ऊपर, ठीक है। डी मार्ट 2017 में डी मार्ट का एक शेयर का दाम चलता था 300 350 में लिस्टेड के बाद, फिर वो 600 में गया था। अभी एक शेयर का दाम चल रहा है 4000 के आसपास। ये भी हम लोगों ने केस स्टडीज किया कि मतलब वो तब भी चल रहा था, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 3 महीना पहले, उस टाइम पे उसका दाम था 2700, ठीक है, 2700। और आज डीमार्ट का शेयर का प्राइस चल रहा है ऑलमोस्ट आपका 4000 के आसपास। तो ये सभी फंडामेंटल रीजन है कि 3 महीने पहले एक स्टॉक 2700 का प्राइस में चल रहा था, आज एक स्टॉक 4000। जैसे डी मार्ट, मतलब एवेन्यू सुपर मार्ट, जो बिग बाजार जैसे ही बिजनेस करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि स्टॉक का प्राइस ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, या फिर ओवर, मतलब या फिर फेयर वैल्यूड। मतलब एक होता है ना फेयर वैल्यूड, मतलब जो होना चाहिए उसमें है। अब उसमें भी आप सोच सकते हो अलग अलग पैरामीटर लगा के कि भाई ये स्टॉक मुझे अभी बाई करना चाहिए, लंबा जाना चाहिए या नहीं। तो इसी से एक्चुअली ग्रोथ होता है। ये जो जितना भी आप वर्ल्ड फेमस इन्वेस्टर देख लो इंडिया में, जैसे झुनझुनवाला साहब है, रामदेव अग्रवाल जी है, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड आप लोग वॉरेन बफे के बारे में बहुत सुने होंगे। अच्छा विक्रांत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे तो लगा तेरा दुर्गा पूजा लग गया सबका, आज कोई मतलब ज्वाइन नहीं किया, मैं तब से वेट कर रहा हूँ, मैं और निमेश और ये आयुष। तेरा भी दुर्गा पूजा नहीं लगा क्या? ऐसे श्रीभूमि में बहुत जोर नहीं शोर से सर, होगा। हम वैसे भी घूमते नहीं सर, दुर्गा पूजा में तो बाहर चल जाते हम लोग। अच्छा, जाते इस यहाँ बार तो कहाँ भीड़ जा रहे होता हैं? है, बाहर निकल जाओ। इस बार कहाँ जा अभी रहे सर हैं? पावर डिस्चार्ज लेके हैं। अच्छा। ज्योति, इसका गुड इवनिंग पहले गए ज्योति। थे, ये क्या बुलाता है, क्या बोलते हैं, बोलो। सिक्किम। हाँ इसका पहले सिक्किम। सिक्किम गए थे। अच्छा, हाँ। मैं सोच रहा कि सबका दुर्गा पूजा शुरू हो गया। ज्योति, गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ज्योति। इतना लेट? मणिपुर में भी दुर्गा पूजा हो रहा है क्या आज का? नहीं नहीं, मैं ओके। 7:30 होने का वेट कर करके फोन नहीं देख के बैठ रहा था। अच्छा, नींद से। वही मैं वेट कर 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 स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आज बहुत आज बाकी लोगों को ऐसे लग रहा है दुर्गा पूजा है। ओके ठीक है चलो।
तो बेसिकली सर और क्या क्या गेस्ट कोई जॉइन करने वाला है क्या? देखिए तो यहाँ पे दिखा रहा है गेस्ट आर वेटिंग टू जॉइन व्यू लॉबी। मेरे यहाँ पर तो कुछ शो नहीं कर रहा है ठीक है, गेस्ट, यहाँ मेरे पे को शो तो कर कुछ रहा है। नहीं शो कर रहा है। गेस्ट आर वेटिंग इन लॉबी, पर मेरे यहाँ पर सर कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, लीजिए स्टार्ट यहाँ पे कीजिए। किस तरीके से? ओके ठीक है चलो। नहीं काफ़ी लोग, अगर किसी को दिक्कत होगा तो मुझे व्हाट्सएप में लिखिएगा, बट अभी तक वो तो मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है चलो। अच्छा, तो बेसिकली वही सर इक्विटी रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट है वही मैं थोड़ा सा, आयुष नया है तो उसको समझा रहा था कि इक्विटी रिसर्च करने के पीछे क्या रीज़न होता है कि स्टॉक का प्राइस का वैल्यूएशन करना, जो एक्चुअली हम लोग लास्ट वीक कर रहे थे। आई होप विक्रांत ज्योति आप लोगों को याद होगा, क्या रे याद है ना थोड़ा बहुत? हाँ सर, बहुत लंबा क्लास था लास्ट वीक का। हाँ विक्रांत, थोड़ा लंबा क्लास था, खत्म ही नहीं हो रहा था, तो शेयर का वैल्यूएशन वही कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। तो चलो आज मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा शेयर वैल्यूएशन का जो लंबा रास्ता है उस रास्ते को एक बार रिपीट करूँगा, ठीक है? जिनका मिस है वो बाद में थोड़ा सा देख लेना पुराना लास्ट वीक का क्लास, तो आप लोगों को कनेक्शन हो जाएगा। तो मैं एक बार उसको दिखाता हूँ आपको, और फिर आज मैं आपको आईटीसी के शेयर में भी लेके जाऊँगा, रिव्यू करूँगा आईटीसी को। एक बड़ा गजब पॉइंट है आईटीसी के बारे में, केस स्टडीज एग्जैक्टली नहीं है, बट वंस मोर अबाउट आईटीसी कि अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है, बस समझा, मतलब वो बेसिकली देखना है। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन? स्क्रीन है क्या Yes, शेयर sir. आप लोग? ओके, तो जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस ऑलमोस्ट कंप्लीशन, हाँ ज्योति, ऑलमोस्ट कंप्लीशन में आ गए, बस इसके बाद और एक क्लास फंडामेंटल्स में होगा, फिर से मैं रिवाइज स्टार्ट करूंगा। तो ये इक्विटी रिसर्च चल रहा है सर, ठीक है? इक्विटी रिसर्च चल रहा है, और इक्विटी रिसर्च में हम लोग ऑलमोस्ट देखते देखते कंप्लीट ही कर लिए। लास्ट दिन तो हम लोग, मतलब सर इक्विटी रिसर्च का जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज शेयर प्राइस का वैल्यूएशन करना, जो हम लोग लास्ट वीक कर चुके हैं, तो मैं आपको बस आज क्या करूंगा, लास्ट वीक हम लोगों ने जो इक्विटी रिसर्च का लंबा लिस्ट देखे थे, मतलब कैसे इक्विटी को रिसर्च करना है। इक्विटी का मतलब क्या है? बेसिकली शेयर। इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर। तो बेसिकली इन सिंपल अगर मैं आपको कहूँ तो क्या है शेयर, इक्विटी शेयर मतलब शेयर कैपिटल को रिसर्च करना, शेयर कैपिटल का रिसर्च करना, इन सिंपल यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो इन सिंपल अगर क्या बोलूंगे सर, इक्विटी रिसर्च का, ठीक है? तो इक्विटी रिसर्च में जो पैरामीटर चल रहा है दैट इज, ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है दिस इज सर, एक कॉन्सेप्ट था कि रिसर्च करने का एक बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट था, डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। क्या टेक्निक? डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। अब ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक क्यों करते हैं? तो चलो मैं आपसे कुछ बात करता हूँ, कुछ रियल लाइफ बातें करता हूँ। मैं आपको कुछ मनी कंट्रोल या टिकट टैप जैसे कुछ साइट में लेके जाता हूँ, आपको शो करता हूँ कि कुछ ज़रूरी बातें जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं। जैसे मैं आपको आईटीसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो चलो आईटीसी के बारे में एक बार मैं आपको शो करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, तो ये सब मार्केट में बहुत ही पॉपुलर साइट है, या फिर जैसे न्यूज़ कंपनीज होते हैं ना, लाइक इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, ये लोग इसके बारे में अपना बताता रहता है। लेकिन इनका कहना कितना, किस तरह से ये लोग कहते हैं, पॉइंट इज दैट, मतलब मार्केट में जो एनालिस्ट चैनल्स है, न्यूज़ चैनल्स है, ये एनालिसिस क्या करता है और क्यों हमें बताता है कि टीवी में आके या फिर न्यूज़ चैनल में आके या न्यूज़पेपर में आके कि ये स्टॉक बाई करने के लिए सही है, वो स्टॉक बाई करने के लिए सही है, ये सेल कर देना चाहिए। ऐसे सुनते हो क्या? अरे आयुष, ऐसे सुनते हो क्या? बोलो। हाँ सर। एकदम सर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सर, आईटीसी का करंट प्राइस चल रहा है 235 का। कितना चल रहा है? 235 का। मेरा क्या कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके इंट्रिंसिक वैल्यू पे नजर डालते हो, ये देखो ये एनालिस्ट ने वैल्यूएशन किया, ठीक है? वैल्यूएशन करके यहाँ पर वो लोग अपना चेकलिस्ट पॉइंट भी दिया। क्या चेकलिस्ट में बता रहे हैं सर? चेकलिस्ट में बता रहे हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू में ग्रीन दिखा रहा है, दिख रहा है ना? क्या बताया? करेंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। बता रहे हैं कि करेंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब ये वन ऑफ द बिग पैरामीटर है, मतलब ये जो 235 का दाम चल रहा है, ये जो 235 का प्राइस चल रहा है, ये
इसका ओरिजिनल जो प्राइस होना चाहिए ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा है कि कम है? ओरिजिनल वैल्यू प्राइस से ज्यादा है कि कम है? क्या लग रहा है? कम है। कम है, कम है। ऐसे स्टॉक मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, स्पेशली जब मार्केट बुलिश होते हैं। अभी मार्केट क्या है, बुलिश है कि बेरिश है? करंट मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? सेंसेक्स बहुत निफ्टी ज्यादा का बुलिश बात है करें सर। तो बहुत ज्यादा बुलिश है सर। ठीक है, अगर मैं आपको बस सिंपल सेंसेक्स निफ्टी के बारे में बात करता हूं, बहुत ज्यादा बुलिश है। मतलब जरूरत से ज्यादा मार्केट छलान मार रहा है, जरूरत से ज्यादा छलान मार रहा है। मतलब एक्चुअली बहुत ज्यादा पॉजिटिव फीलिंग चल रहा है मार्केट के बारे में आजकल। आप निफ्टी सेंसेक्स देखो, ये कल का जो डेटा है वो फ्राइडे वाला, वो थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंटम बना के रखा है। बट अगर आपको लास्ट एक महीने में आप देख सकते हो कहाँ 17,400 से क्या छलान मारा, 6 महीने में देखो 15,000 से 17,000 विद इन 6 मंथ्स। हाँ निफ्टी, मतलब ये तो इंडेक्स है, इंडेक्स में अगर ये छलान, तो फिर सोचो कि इसका जो मतलब बैकग्राउंड स्टॉक है उसमें क्या हालत हुआ होगा, है ना। तो मैं अभी आपको बस इतना कहना चाहता हूं कि आप तो ये सब चीज देखते रहते हो मार्केट में, थोड़ा सा नजर डालोगे तो आपको दिखता रहता है। तो लेकिन अब सवाल है कि जैसे मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल स्टॉक में आईटीसी आपके सामने रखा कि आईटीसी का शेयर 235 करेंटली चल रहा है, और बताया जा रहा है सर इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, मतलब ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू मतलब करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब 235 जो है ये ओरिजिनल वैल्यू से कम में चल रहा है। इसका मतलब ऐसे सोच सकते हो आप कि इसका मतलब इसका ओरिजिनल वैल्यू इससे ज्यादा है। तो अगर इसका ओरिजिनल वैल्यू इससे ज्यादा है तो फिर इसका चांसेस बहुत ज्यादा है बुलिश होने का फ्यूचर में। अगर आप लास्ट इतने ज्यादा बुलिश मार्केट में भी ये स्टॉक में बुलिशनेस रहा है, इस स्टॉक में भी एक महीने में बुलिशनेस रहा है, बट अभी भी देखो एनालिस्ट को लगता है कि ऑलमोस्ट 74% एनालिस्ट को लगता है कि ये स्टॉक में बाई होना चाहिए। बट क्या आप इसको आंख बंद करके मान लोगे? हाँ सर, कोई मार्केट में बोल दिया हाँ कि हाँ लेना चाहिए, बेच देना चाहिए, खरीद लेना चाहिए, टीवी में कोई आके बोलते हैं कि मैं उस कंपनी का रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो क्या आप मान लोगे कि भाई हाँ ये स्टॉक खरीद लेना चाहिए और ये स्टॉक बेच देना चाहिए चुपचाप? या फिर कुछ तो बातें होंगे सर एनालिसिस करने का। क्या रे, क्या लगता है कि किसी के कहने पे आके करोगे फिर अपना दिमाग भी लगाओगे? अरे बोलो सर। सर अपना देखना अपना ही पड़ेगा, दिमाग मतलब लगाएंगे। वो शेयर को ओके, दे सकते हैं। यस एग्जैक्टली ना, अपना भी दिमाग कुछ लगाना है। तो इसीलिए हम लोग ये सब फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस का डिटेल्स सीखने का कोशिश करते हैं और डिटेल्स में सीखते हैं, ताकि जो भी कुछ भी बोले तो उसको आंख बंद करके नहीं देखना है, उसको जेन्युइनली सोचना है कि भाई इस बात पे कितना जोर देना है, उस बात को कितना इंपॉर्टेंस देना है। किसी के कहने पे ऐसे ही नहीं आना है, कुछ तो जरूरी है कि आपको भी सीखना चाहिए। ठीक है, बोल दिया तो क्या, जैसे बचपन में होता था ना, लगा छक्का, मानो क्रिकेट के मैदान में खेल रहे हो, इस बॉल में छक्का मारा, भी छक्का मार देगा। अरे भाई तो कोई बोलेगा छक्का मारने को, मार देगा भाई, छक्का मारने के बॉल पाने से छक्का मारोगे, क्या बोलते हो? हाँ सर, बचपन में क्रिकेट हम लोग गली क्रिकेट हो या नॉर्मल ग्राउंड क्रिकेट सभी कोई खेला है ना, ऐसा होता है ना, मार इस बॉल में छक्का, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता? अरे आसपास में ऐसे बोलते रहते हैं। लेकिन आप छक्का तभी मार पाओगे ना जब आपके पास छक्का मारने वाला बॉल हो, आपका खुद का एनालिसिस है ना, आपका खुद की टेक्निक, आपके खुद के बेस। तो जब आप ये सब चीज खुद से समझ सकते हो तब जाके आप उसमें एक्चुअली जंप कर सकते हो, अदरवाइज नो सर, नो, अदरवाइज नो। पैसा इसीलिए डूब जाते हैं लोगों का। अब सर ये तो आईटीसी का बात है, मैं आपको इसके बारे में चर्चा बहुत डिटेल्स में करूंगा। रिलायंस के बारे में एक बार देख लेते हैं, हॉट टॉपिक्स ले रहे हैं सर, हॉट स्टॉक, कुछ एक्सेप्शनल स्टॉक्स भी ले लेंगे, उसमें बात नहीं है। रिलायंस के बारे में कह रहा है सर इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या बता रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू? देखो सर, करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब रिलायंस का ये जो प्राइस चल रहा है ये करंट प्राइस से थोड़ा ज्यादा ही बताया जा रहा है, थोड़ा ज्यादा ही बताया जा रहा है। जैसे मैं आपको डीमार्ट के बारे में बता रहा था, इवन डीमार्ट के बारे में कुछ दिन पहले से स्टॉक क्लास में डिस्कस भी कर रहा था। सर इमेजिन कर सकते हो क्या विक्रांत, देख डीमार्ट कहाँ से कहाँ पहुंच गया, 3 महीना हुआ होगा हार्डली, 2-3 महीना। अरे Yes, 4235 जब हम लोग क्लास में डिस्कशन किए थे इसका फंडामेंटल, तब क्या था, 27 या 2800 है ना, ठीक है। तो इसका जबरदस्त फंडा था, इसीलिए स्टॉक में ग्रोथ था। अभी भी स्टॉक में आपको दिखाता हूं, अभी भी स्टॉक के बारे में पॉजिटिव फीलिंग है, 29%, अभी भी पॉजिटिव फीलिंग है। इतना ज्यादा तो थोड़ा ज्यादा ओवर वैल्यूड है, तो इट्स नॉट अ परफेक्ट टाइम टू बाई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये सब जो दाम है कि शेयर द दाम जो चल रहा है इसको वैल्यू कैसे करते हैं?
जिसके बारे में हम लोग लास्ट वीक से चर्चा करे जा रहे हैं, तो वही मैं आपको प्रोसेस बताने, मतलब एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ। तो ये सब देखने के लिए ना एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न होता है, कॉन्सेप्ट होता है, जिसका नाम है फ्री कैश फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? फ्री कैश फ्लो टेक्निक। अब ये कैश फ्लो टेक्निक मैंने लास्ट वीक बता दिया, मैं आपको आज डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बस मैं पॉइंट को रिकॉल कराऊंगा और फिर एक कंक्लूजन बनाना है आप लोगों के लिए। तो प्लीज थोड़ा पेशेंस के साथ रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, बिकॉज डिटेल्स बात करते हैं। तो फ्री कैश फ्लो टेक्निक जो है, फ्री कैश फ्लो टेक्निक में आपके सामने क्या है? फ्री कैश फ्लो टेक्निक के लिए आपके सामने मैंने रिकॉल करा रहा हूं सर, ये बेसिकली लास्ट वीक के क्लास में डिटेल्स में बोला था। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, हर बिजनेस का ना एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होते हैं, ऐसे ये एक्चुअली कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट है। ये भी आप लोगों को मैंने सिखा के रखा था, जो लोग कर लिया पहले से ही कैश फ्लो वगैरह, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन लोगों का अभी भी नहीं हुआ कैश फ्लो, उनको मैं बाद में फिर से, जब इसका वापस से फिर से चालू होगा रिविजन्स वगैरह, तब मैं फिर से कैश फ्लो सिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट या अकाउंटेंसी में एक बहुत गजब का कॉन्सेप्ट होता है सर, हर बिजनेस का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। हर बिजनेस का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। सर कहाँ मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कहाँ मिलेगा आपको? कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में। और जब आप एनुअल रिपोर्ट में जाओगे तो आपको 3 चीज जरूर मिलेगा, और जरूर आपको चेक करना आना चाहिए फंडामेंटली। तो आपको ये सब चीजें सिखाया जाता है फंडामेंटल्स में। ये रहा आपका बैलेंस शीट, ओके। बैलेंस शीट के नीचे आएंगे, आपको दिख जाएगा सर स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ओके, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल जैसे खत्म होता है, उसके बाद आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर दिखाई दे देगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एमरन बैटरी का जो है, जिसके बारे में हम लोग क्लास में बेस बना के पढ़ाई करते हैं, सीखते हैं, ये एमरन बैटरी का पूरा एनुअल रिपोर्ट है। वो भी थोड़ा पुराना डेटा है, 1920 भी मैंने लेके रखा इधर, बट हम लोग अभी करेंटली एमरन बैटरी पे 13-14 का डेटा यूज करके कैलकुलेशन क्लास में सीख रहे हैं, ठीक है, जो इतना दिन से चल रहा है, तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आपको यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट दिख रहा है ना सबको? बस मैं लास्ट क्लास का ही रिकॉल करा रहा हूँ। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऐसे 3 तरह का एक्टिविटीज होते हैं हर बिजनेस में। एक जो ऑपरेशन करना है बिजनेस का, जो डे टू डे एक्टिविटीज होते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज में आपके पास कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। मैटर को बहुत सिंपल समझो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। आप सोचो कि आप एक पान दुकान चला रहे हैं। सर हम लोग थोड़ी ना पान दुकान चलाते हैं। अरे भाई हम तुमको सोचने के लिए बोल रहे हैं कि आप ज्यादा बड़ा बिजनेस सोचोगे तो आपको चिंता हो जाएगा, भाई इतना बड़ा बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ में कैसे आएगा। बल्कि ये अलग बात कि हम लोग ये सब चीज डिटेल्स में पढ़ते हैं, बट आपको मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जस्ट फील दैट कि एक पान का दुकान चला रहे हैं, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट होते हैं जो रिलायंस के बिजनेस में होता है। मतलब चाहे बिजनेस अंबानी का हो या अदानी का या बम्बानी का या फिर कोई पान वाला का, उनको हर एक बिजनेस को ये चीज फॉलो करना ही पड़ता है। एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कुछ कैश आता है और कैश जाता भी है, ठीक है। अब ये आने जाने का जो चक्कर है ना कैश का, ये बहुत वाइटल है। क्या लगता है आप लोगों को कि कैश का आना जाना बिजनेस के लिए वाइटल है कि नहीं है? अरे बताइएगा सर, कैश का आना और जाना ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? इम्पोर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और ये इसी के ऊपर बेस करके आपको फ्री कैश फ्लो समझना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस बिजनेस के पास फ्री कैश जितना ज्यादा होगा, फ्री कैश का फ्लो जितना ज्यादा होगा, आना जाना सब कंप्लीट करने के बाद, वो बिजनेस का वैल्यूएशन ज्यादा होगा। सिंपल बात है, आप एक फैमिली से समझ सकते हो। आपकी फैमिली में अगर इनकम अच्छा है, ठीक है, तो फिर आपके पास फ्री कैश ज्यादा है। और अगर आपके पास फ्री कैश ज्यादा है तो आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। जिसकी फैमिली में इनकम का फ्लो अच्छा नहीं है, जिसके फैमिली में इनकम का फ्लो अच्छा नहीं है, किसी के फैमिली में इनकम का फ्लो फेयर है, चलो ठीक ठाक है, तो जैसा उसका इनकम वैसा उसका स्टेबिलिटी। और फैमिली के अंदर अगर कुछ प्रोस्पेक्ट है, मतलब मानो कि सब कोई पढ़ाई में अच्छा है या फिर न्यू बिजनेस दिमाग लगाते हैं, इनोवेशन है उनके दिमाग में, तो अगर ऐसा बात है तो फिर उनकी फैमिली में क्या है? ग्रोथ है। ये सब तो हम लोगों को दिखता रहता है कि किसका फैमिली ज्यादा रिच बनता है, किसका फैमिली मिडिल क्लास ही रह जाता है, किसके फैमिली पुअर बन जाता है, कोई रिच से भी पुअर बन जाता है ड्यू टू रेकलेस लाइफ। तो पैसा का मिस यूज करना। तो आप गलत जगह में इन्वेस्ट तो नहीं कर रहे हो? हाँ सर, आप गलत जगह से पैसा जुगाड़ तो नहीं कर रहे हो? जैसे ये देखो, ये भी बिजनेस का कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपको दिख जाएगा। जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, आपको नीचे दिखाई देगा, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कि बिजनेस किस जगह में अपना पैसा पार्क कर रहा है, बिजनेस कहाँ पर अपना पैसा पार्क कर रहा है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आज आईटीसी के केस में बताऊंगा कि आईटीसी का रिसेंट ग्रोथ में कुछ बातें हैं जो ये इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मैं आपको बताऊंगा।
अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक एक्टिविटी हो जाता है आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? पैसा जुगाड़ करना। कहाँ से मैं सोर्स कर रहा हूँ पैसा का, कि जहां से मेरे को पैसा मिल रहा है और उसी पैसे से मैं अपने बिजनेस को चलाऊंगा। ये सब कैश फ्लो स्टेटमेंट जब आप लोगों को मैं पढ़ाया था, या जिनका हुआ नहीं बाद में पड़ेगा, ये सब डिटेल्स में सिखाया जाता है कि भाई ये क्या है। मैं अभी कैश फ्लो नहीं सिखाने वाला हूँ, बिकॉज हम लोग फ्री कैश फ्लो देख रहे हैं। तो फ्री कैश फ्लो का जब कॉन्सेप्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या है? आप अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जितना कमा लेते हो, ठीक है, जितना कैश आपके पास आता है, कमा लेते हो मतलब कैश जितना आपके पास रिसीव होता है, वहां से आपका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मैं याद दिला रहा हूं एक बार लास्ट क्लास फिर से, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये करके आपको बिजनेस का क्या मिल जाता है? फ्री कैश फ्लो मिल जाता है। अब ये आप जिस जिस ईयर के हिसाब से करोगे, आपको उस ईयर के हिसाब से डेटा मिल जाएगा। 11 12 12 13 13 14 15 16 18 19 19 20 20 21, जो जो डेटा चाहिए। हम लोग यहाँ पर 12 13 13 14 का टाइम का डेटा मैंने इसको नोट्स बनाने के टाइम पे रखा था, इसलिए ये वाला यहाँ पर है, ठीक है। अब देखो कैलकुलेशन आपको डेटा मिल जाएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एनुअल रिपोर्ट से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके और बैलेंस शीट कैश फ्लो स्टेटमेंट यूज करके आपको फ्री कैश फ्लो निकाल लेना है, जो हम लोग लास्ट वीक सीखे थे सर डिटेल्स में, ठीक है। अगर किसी का मिस है या भूल गए हो तो लास्ट वीक का क्लास में शेयर करूंगा आप लोगों से। ये देखो सर, वही जो कैश फ्लो में भी आपको शो कर रहा था, उसी का यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इसी पे, जहां से ये कैश फ्लो लिया गया है, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और बिजनेस ने क्या इन्वेस्टमेंट किया? परचेज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। बिजनेस का ये एक्टिविटीज से इतना पैसा आया था और इतना बिजनेस ने इन्वेस्ट किया था, इसलिए नेगेटिव में दिखा रहे क्योंकि पैसा चला गया था। बिजनेस इन्वेस्ट करता है तो पैसा आता है कि पैसा जाता है? बिजनेस जब कुछ इन्वेस्ट करता है तो पैसा आता है कि पैसा जाता है? क्या बोलते हो? अरे पहले जाता है बाद में आता है। पहले जाता है बाद में आता है, वेरी गुड सर। तो बेसिकली जब इन्वेस्ट करता है, ठीक है, तो पहले जाएगा, मतलब आपका कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है सर, कि पहले जाएगा, ठीक है, और फिर बाद में जब आपका इनकम होगा वो फ्लो होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा था। फिर ये एवरेज फ्री कैश फ्लो को डिटरमाइन करने का एक टेक्निक था, जो स्टेप वाइज आपको सिखाया गया था। इसी से शेयर का प्राइस निकला था। जैसे आपको सबसे पहले क्या करना है? एस्टिमेट करना है एवरेज फ्री कैश फ्लो का, जो लास्ट वीक बताया गया था कि कैसे आप एवरेज फ्री कैश फ्लो को एस्टिमेट करोगे, जो निकला था हम लोग का 140 करोड़ का लास्ट 3 साल का डेटा यूज करके। फिर क्या करना है? आपको देखना है सर ग्रोथ रेट। बिजनेस में ना कैश का ग्रोथ होता है। एक पान दुकान से लेके कोई भी बिजनेसमैन को पूछ लो, जिस साल वो दुकान ओपन करता है, वो साल में उसका जो कैश का फ्लो होता है अपने बिजनेस पे, किसी भी, एक मोची से लेके एक पान वाला से लेके रिलायंस के, अंबानी के, अगर कभी मौका मिले तो उन्हें भी जाके पूछ लेना कि भाई साहब अगर आपका बिजनेस ग्रोथ है जब से आपने स्टार्ट किया, ठीक है, टाटा को भी पूछ सकते हो जाके अगर मौका मिले तो, इवन आप उसका बैलेंस शीट देख लो या इसका एनुअल रिपोर्ट देख लो, आपको मिल जाएगा। लेकिन चलो पान वाला मोची का तो इनका तो नहीं मिलेगा ना, तो आप उन्हें भी जाके पूछ लो कि भाई जब आपने स्टार्ट किया था तब कितना कमा लेते थे, अब आज आप कितना कमा लेते हो? क्या बोलेगा सर? क्या लगता है कि पहले जितना कैश का फ्लो होता था उससे ज्यादा कैश का फ्लो अभी हो रहा है? मतलब अगर मानो 10 साल पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ था या 5 साल पहले हुआ था, तो 5 साल पहले जो कैश का फ्लो उनके पास आता था, 5 साल बाद क्या ज्यादा कैश का फ्लो होने का चांसेस ज्यादा है कि कम होने का चांसेस ज्यादा है? क्या लगता है? सिंपल कॉन्सेप्ट है सर बिजनेस का, बड़ा ही सिंपल फंडा है। क्या लगता है? बोलो। कैश का फ्लो बढ़ेगा या कम होगा? ज्यादा। नॉर्मली ऑब्वियसली ज्यादा होगा। बढ़ेगा सर। बढ़ेगा सर, कोई भी इंसान का, अगर वो काम करता है तो। अगर वो बोलेगा नहीं मेरे को काम करना नहीं है, ठीक है, दुकान चलाते नहीं है, दुकान चलाने से चलता है। किसका दुकान बैठ जाता है? जो चलाना पसंद नहीं करता, जो इनोवेट नहीं करता, जो अपने बिजनेस के बारे में एज पर द सिचुएशन डिसीजंस नहीं लेता, उन्हीं के बिजनेस में क्या हो जाएगा? फ्लो कम हो जाएगा। वो अलग बात, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अरे आज सबको यही लिख रहा है सर कि नेटवर्क इश्यूज हो रहा है, कनेक्ट कर रहा है बट कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। अच्छा देखो, तो आइडेंटिफाइंग द ग्रोथ रेट, आइडेंटिफाइंग द ग्रोथ रेट। अच्छा नेक्स्ट इज, तो ग्रोथ रेट के ऊपर हम लोगों ने ऐसा देखा था कि नॉर्मली स्टॉक मार्केट लेवल में जितना कंपनीज होते हैं उसके ग्रोथ रेट, अगर हम लोग अगला 10 साल का ग्रोथ सोचे, क्या सोचना पड़ता है सर? फ्यूचर 10 साल, ठीक है, तो फ्यूचर 10 ईयर्स के बारे में आपको फ्यूचर देखना है सर। आज स्टैंड होके फ्यूचर देखना है। हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते? आप लोग अपने लाइफ में देखो, अपने करियर में देखो। हाँ अनिमेश, बिलियनर बनेगा तू? क्या रे? अनिमेश को मेरा आवाज आ रहा है, ट्रेन में है अनिमेश। बनना है। तो
यस सर, तो तेरा जो बिलियनियर बनने का जो इच्छा है वो तेरा क्या है, फ्यूचर है ना, कि तू सोच रहा है कि हाँ कमिंग, फ्यूचरिस्टिक गोल है तो। यस सर, तेरा फ्यूचरिस्टिक गोल है। ऐसा ही हम सबका एक फ्यूचरिस्टिक गोल है सर, हम सबका फ्यूचरिस्टिक गोल है। आप अपनी फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो, जो आज खड़े होके सोचते हो, इसके लिए आप फ्यूचर में चले नहीं जाते, प्रेजेंटली रहते हो, लेकिन फ्यूचर का ग्रोथ देखते हो। इसीलिए आपको क्या करना है, फ्यूचर का ग्रोथ देखना है बट प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। बात को ध्यान से सुनिएगा, इसका पूरा डिटेल्स कैलकुलेशन प्रीवियस क्लास में बता के रखा गया है सर। अगर आप लोग भूल गए तो प्लीज बार बार बोल रहा हूं कि वापस एक बार देख लेना, ठीक है। कि फ्यूचर का ग्रोथ देखना है बट उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है। मतलब सिंपल बात है, फ्यूचर में मैं ये बनूंगा, फ्यूचर में मैं इतना कमा लूंगा, फ्यूचर में मेरा इतना वेल्थ हो जाएगा, बट उसके लिए आज क्या कर रहे हो ये बहुत जरूरी है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट कंपनी के वैल्यूएशन पे भी यूज किया जाता है। इट्स अ वेरी पॉपुलर टेक्निक, फ्री कैश फ्लो ग्रोथ, फ्री कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये एक परसेप्शन है कि मार्केट में अगर जो ग्रोथ है, फर्स्ट 5 साल कंपनी का 18% ग्रोथ होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट 5 साल में ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में ग्रोथ थोड़ा हाई होते हैं नॉर्मली, क्यों, बिकॉज न्यू बिजनेस होते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी होते हैं, मार्केट में कॉम्पिटिटर कम होते हैं। बट एक सर्टेन टाइम के बाद कॉम्पिटिटर बढ़ जाता है। जब फ्लिपकार्ट आया था, जब अमेजन आया था, तब फ्लिपकार्ट अमेजन ही ऑनलाइन में बिजनेस करता था। बट आजकल क्या सिर्फ फ्लिपकार्ट और अमेजन है या फिर और भी कंपनीज आ गया है मार्केट में? बोलो ना सर, ऑनलाइन बिजनेस में क्या लगता है, क्या सिर्फ फ्लिपकार्ट अमेजन ही है या फिर ऑनलाइन में आजकल बहुत सारे कंपनीज बिजनेस कर रहा है? बताओ। मतलब आजियो है ना, है, क्लिक है। ये सर, मतलब बेसिकली क्या हुआ मार्केट का, मार्केट में ऐसा ट्रेंड क्रिएट हो गया ना सर कि जो ग्रोथ उनका हो रहा था, अब देखो इनका और भी मार्केट के बहुत एरिया है इनके लिए, अभी तो ऑनलाइन में कुछ हुआ ही नहीं है, होने बहुत कुछ होने वाला है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल है सर, कि अगर आपका ग्रोथ बिजनेस का है, तो अगर आप 10 साल का फ्यूचर सोच रहे हो, अगर कोई बिजनेस में 50 साल का फ्यूचर है तो 50 साल भी सोच सकते हो, बस जितना दूर आपका सोचने का ताकत है। हम लोग तो ज्यादा दूर तक सोच नहीं पाते, डिपेंड करता है मैन टू मैन, डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज। दिस इज कॉल्ड फिलोसॉफी, दिस इज कॉल्ड फिलोसॉफी, दर्शन बोलते हैं इसको, या मतलब दार्शनिक भी बोलते हैं जो सोच पाते हैं। कि आप पहला 5 साल का सोच लो, फिर 5 साल का सोच लो, तो नॉर्मली देखा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर्स में ग्रोथ रेट ज्यादा होता है और सेकेंड 5 ईयर्स में ग्रोथ रेट थोड़ा कम हो जाता है, जब मार्केट थोड़ा क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में सैचुरेटेड हो जाते हैं। सैचुरेशन समझते हो सर? अरे सैचुरेशन का मतलब समझते हो? मतलब एक टाइम आता है ना सर कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट और मार्केट में उतना चलता नहीं है। जैसे कि नोकिया का मोबाइल एक टाइम पे मोनोपोली करता था। हाँ सर, एक टाइम पे नोकिया, मोनोपोली था तो नोकिया का बिजनेस, लेकिन उस तो आपको आपने आपको इनोवेशन में मतलब बदल नहीं सका ना। एग्जैक्टली इनोवेट नहीं कर पाया अपने आप को, दुनिया जैसे बदल रहा है उस हिसाब से बदल नहीं पाया अपने आप को ना। तो क्या हुआ, वो सैचुरेटेड हो गया। यही यही कहने का मतलब है सर। तो उसका ग्रोथ क्या हो गया, स्टार्टिंग में ग्रोथ अगर 18% से भी ज्यादा था, मैं एक एवरेज में 18% बोला आपको, ठीक है। ये 18% मार्केट मार्केट ट्रेंड ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, कि फर्स्ट 5 साल में 18% ग्रोथ करेगा, उसके बाद उसका ग्रोथ 10% हो जाएगा अगर इनोवेट नहीं कर पाया। तो आप ऐसे एज्यूम करके चलोगे कि कैसे आप ग्रोथ को आइडेंटिफाई करते हो। कंपनी टू कंपनी वैरी भी कर सकता है, कंपनी टू कंपनी वैरी भी कर सकता है, लेकिन इट्स अ परसेप्शन कि आप आज खड़े होकर किसी कंपनी का फ्यूचर सोच रहे हो। बात समझ में आ रहा है ना सर? ये मैं लास्ट वीक बताया था कि और कैसे सर इसका, हेलो, हाँ बोलो सर बोलो। और नोकिया का जो हुआ था उसका सीईओ या मैनेजमेंट में गड़बड़ी था ना, इसलिए नोकिया कंपनी इतना जल्दी इसका बर्बाद हो गया ना। ये ऑब्वियसली जो पूरे एंड्रॉइड में चल रहा है वो तो आपको उसका सीईओ को या मैनेजमेंट को कुछ करना चाहिए था उसमें। एग्जैक्टली सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट एक्चुअली यही होता है जब किसी कंपनी का ग्रोथ गिर जाता है, जब किसी कंपनी का ग्रोथ गिर जाता है तो उसके पीछे ऑब्वियसली मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है ना। जैसे एक कंपनी के, जैसे अगर मैं आपको, जैसे आईटीसी के बारे में तो मैं आपको बात करूंगा ही, अगर मैं आपको एक बार टाटा मोटर्स के बारे में बात करूं, ठीक है, टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट में बड़ा प्रॉब्लम हो गया था कि ये लोग इनोवेटिव नहीं हो पाया था। इसीलिए टाटा मोटर्स का शेयर लास्ट 5 साल में, देखो सर, एक टाइम पे टाटा मोटर्स का एक शेयर चल रहा था 550 में। अगर मैं आपको मैक्सिमम बताऊं अभी तक का मैक्सिमम एक एक शेयर वही 550 तक ही गया है। 5 साल में टाटा मोटर्स देखो कहां से कहां निकला था, 67 पे आ गया था। आप देख पा रहे हो सर? लेकिन देखो इसका, देखो इसके, ये तो कोरोना का पीरियड था, बट फिर भी
कोरोना पीरियड में एक टाटा मोटर्स जैसा कंपनी, टाटा वर्ल्ड का इतना बड़ा एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जैगुआर, लैंड रोवर जैसे ब्रांड इनके हाथ में है, और इंडियन मार्केट में जो कार है वो भी उनमें से भी उनका है। मारुति सुजुकी के बाद इंडिया का मतलब मारुति सुजुकी, आफ्टर दैट हुंडई, मारुति सुजुकी, हुंडई एंड आफ्टर दैट देयर इज अ टाटा मोटर। मतलब मार्केट शेयर में अभी रिसेंटली वो लोग अपना शेयर बढ़ा रहा है सर, पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव किया। बट ये जो इंप्रूवमेंट रिसेंटली आया है ना सर, इसके पीछे मैनेजमेंट का बहुत बड़ा पावर है, जो आप बात कर रहे हो। बट ये जो डाउन हुआ था ना, इसके पीछे भी मैनेजमेंट का ही सबसे बड़ा फेलियरिटी है कि वो समय को समझ नहीं पाया, वो पैटर्न को समझ नहीं पाया। अगर लास्ट ईयर कोई आप लोगों में से कोई था क्लास में, जैसे ज्योति में भी था, रोशनी आज नहीं है, शुभो नहीं है, सुमित नहीं है, बहुत लोग नहीं है, वो उस टाइम पे हम लोग ये 67 68 के आसपास ही टाटा मोटर्स बहुत लोग परचेस किया था। ठीक है, तो आज देख सकते हो आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ज्योति को याद होगा, ज्योति टाटा मोटर्स के बारे में चर्चा 1 साल पहले। हाँ सर, शंकर जी ने परचेस किया था ना। यस, उस टाइम पे मोस्ट प्रॉब्ली तब 100 के आसपास या 80s के आसपास चल रहा था। बहुत लोग है, शंकर जी है, सुमित है, बहुत लोगों के पास टाटा मोटर्स था उस टाइम पे। अभी भी है किसी किसी के पास। हाँ, वेरी गुड, 90 पे, यस 90 पे। तो आप समझ सकते हो कि जब ये अंडर वैल्यूड था तब परचेस करना किसी भी मतलब पैसा बनाने का सबसे बड़ा खेल है। लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि इतना पेशेंस कौन रखेगा, इतना नॉलेज कौन रखेगा। ठीक है, ये देखो आज का इंट्रिंसिक वैल्यू देखो, आज इंट्रिंसिक वैल्यू इसका ज्यादा है अभी करेंटली। लेकिन जब मैं अगर 1 साल पहले कोरोना का मतलब कारण तो एक है ही स्टॉक प्राइस नीचे गिरने के पीछे, बट अगर ठीक है उस टाइम पे भी अगर आप देखो तो भी तो मार्केट में वो 150 के आसपास अगर फेयर प्राइस होना चाहिए था, कोरोना के कारण, इकोनॉमी डाउन के कारण और नीचे चला गया था। बट फिर भी अगर कोई 150 भी सोच लेता ना, तो भी आज देख सकते हो आप कि कितना ग्रोथ कर लिया, डबल 1 साल 1.5 साल में। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है कि आपको आइडेंटिफाई करना है ये सब स्टेजेस। अगर आप ये सब स्टेज आइडेंटिफाई करना सीख गए, आपको सर जो अनिमेश का बहुत बड़ा इच्छा है ना बिलियनियर बनने का, मैं आपको सर गारंटी देता हूं कि जिस दिन आप ये सोच लेना चालू कर दोगे ना सर, आप स्टॉक मार्केट से बिलियनियर बनो या दूसरे किसी भी चीज में आप बिलियनियर बन सकते हो। बट आपको ढूंढना है अंडर वैल्यूड टैलेंट। अंडर वैल्यूड टैलेंट मतलब जिसका टैलेंट इससे एक्चुअली ज्यादा है, जिसका फेयर मार्केट इससे ज्यादा है, बट वो मार्केट में वो कदर नहीं ले रहा है, बट वो एक ना एक दिन जरूर होगा। अगर आप ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हो तो आपको करोड़पति बिलियनियर बनाने में कोई नहीं रोक सकता। ये सिंपल तरीका है जिंदगी का, सिंपल तरीका है। जो समझ लिया उसका जिंदगी में वो जो चाहिए ना वो मिल जाता है, जो नहीं समझ पाता है उसको घिसना पड़ता है। और क्या, पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। नॉलेज गेन करने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए सर। मतलब हड़बड़ी में कुछ नहीं होता जिंदगी में। ऐसे कहावत है हिंदी में, बोलते हैं सर कि जल्दी का काम शैतान का, जल्दबाजी करोगे मरोगे। इवन इंट्राडे ट्रेडिंग में भी जल्दबाजी नहीं करना है, वहां पर भी सोच समझ के ट्रेड लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि चलो अभी मारते हैं ट्रेड और कमा लेते हैं। इसीलिए फेलियरिटी भी होते हैं, टाइम होते हैं, टाइमिंग्स होते हैं, हर बॉल में छक्का नहीं होता। ओके सर, चलो ये सब चीजें आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा प्रैक्टिस के साथ साथ, रेगुलरिटीज के साथ साथ। तो आइडेंटिफाई दी ग्रोथ रेट, स्टेप 2 हो गया फ्री कैश फ्लो ढूंढने का। लास्ट वीक बता के रखे थे, डिटेल्स चर्चा लास्ट वीक मैंने कर दिया था, इसलिए मैं डिटेल्स नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, एस्टिमेट दी फ्यूचर कैश फ्लो। उसके बाद स्टेप 3 में क्या था, फ्री कैश फ्लो को एस्टिमेट करना, फ्यूचर कैश फ्लो को एस्टिमेट करना कि भाई फ्यूचर में ये कंपनी अगर अगला 10 साल और बिजनेस करता है तो कितना कैश बनाता है। बात समझ में आ रहा है सर? यही चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि यही कंपनी अगर अगला 10 साल बिजनेस करता है तो कितना कैश बना लेगा। तो जिसका हम लोगों ने हिसाब किया था तो ऑलमोस्ट 195 करोड़ का आसपास। ठीक है, 195 नहीं सॉरी, अगला 10 साल में ये कमा लेता है, ये देखो सर एक सेकेंड, अगला 10 साल में ये कमा लेता है 517 करोड़ के आसपास। ठीक है, और जब मैं स्टार्टिंग जब इसका किया था 2023-24, इसका 10 साल एंड हो रहा है और इसका स्टार्टिंग हुआ था कैलकुलेशन 13-14 से, 14-15 से। ये 1 साल बाद 165 करोड़, और ऐसा 10 साल का फ्यूचर फोरकास्टिंग का टेक्निक है, पूरा कैलकुलेशन है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टेक्निक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। कि आज अगर आपके पास 165 करोड़ है, अगर आपके बिजनेस में 18% का ग्रोथ है, अगर आपके बिजनेस में 10% का ग्रोथ है, तो 5 साल बाद 10 साल बाद आप कहां पहुंचोगे, 5 साल बाद 10 साल बाद आप कहां पहुंचोगे। सब प्योर टेक्निक सर, सब प्योर टेक्निक। ठीक है, ये चीज समझा गया था, पूरा कैलकुलेशन के साथ समझाया गया था। ठीक है, अगर आज आपके पास 165 करोड़ है आपका बिजनेस का वैल्यूएशन, अगर आपका ग्रोथ रेट 18% है तो आप कहां पहुंचोगे, अगर आपके बिजनेस में ग्रोथ 10% का है तो आप कहां पहुंचोगे।
प्रिया, गुड इवनिंग प्रिया। आज सब बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं। हेलो प्रिया, आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है दूसरे। हेलो। हाँ, मैं प्रिया को बोल रहा हूँ अनिमेश, ठीक है। प्रिया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। इतना लेट प्रिया? भूल गया था। नो सर, एक्चुअली कुछ काम था, जस्ट अभी से ज्वाइन कर रही हूँ। यस, दुर्गा पूजा फेस्टिव से पहले लास्ट वीक ना, यही कारण होगा मेरे हिसाब से। ओके, ठीक है। देखो, तो ये लास्ट वीक का ही डिस्कशन कर रहा है मैं, ठीक है। मैं नया कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, मैं जस्ट लास्ट वीक को रिकॉल कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास आज 144 करोड़ था, तो 10 साल अगर मैं 18% या 10% ग्रोथ में चलता हूँ, तो मेरे को 10 साल बाद 517 करोड़ दिखता है ना। तो ये लास्ट वीक कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने सर। उसके बाद ये हो गया फ्यूचर कैश, फ्यूचर ग्रोथ। उसके बाद आपके सामने क्या है? टर्मिनल वैल्यू। फ्यूचर ग्रोथ आपने देख लिया, फिर टर्मिनल वैल्यू 10 साल एंड बियॉन्ड। 10 साल बाद भी तो कुछ हो सकता है, तो उसके पास 10 साल बाद और क्या हो सकता है, इनफाइनाइट लेवल तक क्या हो सकता है। तो उसका भी एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट वीक भी किया था, टर्मिनल वैल्यू का कॉन्सेप्ट। उसको बोलते हैं सर FCF, मतलब फ्यूचर कैश फ्लो इनटू 1 प्लस टर्मिनल ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय डिस्काउंट रेट माइनस टर्मिनल ग्रोथ रेट। जो लोग लास्ट क्लास किए थे, दे अंडरस्टैंड इजीली कि टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेशन कैसे हुआ था, याद होगा आप लोगों को। और हम लोगों ने देखा था कि टर्मिनल वैल्यू में इसका वैल्यूएशन आया था सर 9731 करोड़, मतलब 9731 करोड़ टर्मिनल वैल्यू, ठीक है। और वो कैसे मिलता है वो भी सिखाया गया था प्योर कैलकुलेशन करके, ठीक है। स्टॉक मार्केट में हर चीज का कैलकुलेशन है सर, बिकॉज ये प्योर फाइनेंस का पार्ट है सर। इट्स प्योर फाइनेंस, कोई तुक्काबाजी नहीं चलता यहाँ पर। इसके तुक्काबाजी का भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फोरकास्ट करते हो, आप सोचते हो कि मुझे करोड़पति बनना है, तो आपको कुछ प्लान करना है ना, प्योर फाइनेंशियल प्लान करना है। तो वही फाइनेंशियल प्लान करके ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेक्निक है, जो लास्ट वीक मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। और फिर ये जो दोनों वैल्यू आया था, एक आपका आया था 10 साल बाद आपको कितना मिल रहा है, 10 साल बाद आपको मिल रहा था 517 करोड़ का वैल्यूएशन बिजनेस का। और यहाँ पर आपको टर्मिनल वैल्यू मिला था 9731 करोड़ का। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं कि अगर भूल गए हो तो प्लीज लास्ट वीक का क्लास फिर से एक बार देखो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्लास था। लास्ट वीक का जो क्लास था बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था। इसके बाद आपको ये जो दोनों वैल्यू मिला है ना, इसको क्या करना है, एनपीवी में ट्रांसफर करना पड़ा था। नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो आपको फ्यूचर दिख गया ना, उसको आज में कन्वर्ट करो। जो आपको फ्यूचर दिख गया उसको आज में कन्वर्ट करो। अगर आप फ्यूचर को आज में कन्वर्ट करते हो ना, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली इसका करंट वैल्यू सही है कि नहीं है, एक्चुअली इसका करंट वैल्यू सही है कि नहीं है। तो ये करके हम लोगों को कुछ मिला था सर, 517 करोड़ का भी हम लोग आज का वैल्यू निकाले थे, ठीक है। 517 करोड़ का भी, मतलब जो पूरा का पूरा इसका जो फ्यूचर वैल्यू निकला था, उसका हर एक अमाउंट को टोटल करके हम लोगों को उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू मैं सिखाया था इसमें आप लोगों को। तो कॉन्सेप्ट इज दैट कि ये वैल्यूएशन आया था सर 1968 करोड़ का, मतलब 1968 करोड़ का। कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, लास्ट वीक कैलकुलेशन सिखाया गया था आप लोगों को। और साथ में ये जो टर्मिनल वैल्यू था उसको भी प्रेजेंट वैल्यू में आपने कन्वर्ट किया था। अब लास्ट में क्या किया, 10 साल का जो वैल्यूएशन था 1968 और टर्मिनल वैल्यू दोनों को ऐड करना पड़ा आपको, और ऐड करके आपको एक वैल्यूएशन मिला था। उस वैल्यूएशन का क्या क्या वैल्यूएशन हुआ था सर, 6078 करोड़ का। सर जिनका लास्ट क्लास अगर मिस है उनको ऐसा फील हो सकता है क्या चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मैं बार बार बोलूंगा, लास्ट वीक के क्लास में पूरा कैलकुलेशन करवा हुआ है सर, अगर भूल गए तो देखना पड़ेगा एक बार फिर से। तो 6078 करोड़ का, तो ये 6078 करोड़ क्या है सर, ये 6078 करोड़ एक ऐसा डेटा है जो आपको किसी भी कंपनी का ओरिजिनल शेयर प्राइस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू था वो था एनपीवी, किसी भी शेयर का एनपीवी। अब उसको शेयर प्राइस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, शेयर प्राइस में कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट है सर, आपको नेट डेट ढूंढना पड़ता है। नेट डेट मतलब कंपनी का मार्केट में कुछ लोन है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर करंट ईयर टोटल डेप्ट। उस करंट ईयर टोटल डेप्ट से कैश बैलेंस है उसको माइनस करना पड़ता है। करंट ईयर टोटल डेप्ट को कैश बैलेंस से माइनस करना पड़ता है। जैसे कि अमरन बैटरीज का किया गया था, ये अमरन बैटरीज का फाइनेंशियल डेटा है, ये कैश फ्लो है, और यहाँ पर आपको बैलेंस शीट भी मिल जाएगा। ये रहा बैलेंस शीट। आपको अगर मैं दिखाऊं कि इसका डेब्ट क्या है, कहाँ मिलेगा, लायबिलिटी में जाना पड़ेगा। बैलेंस शीट में कहाँ मिलता है डेब्ट, डेब्ट मतलब होता है लोन सर, डेब्ट मतलब होता है लोन। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको इस बिजनेस का करेंट लायबिलिटी में दिख जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ठीक है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कुछ 83 मिलियन का है,
अदर करेंट लायबिलिटी, एक सेकेंड सर मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ। नेट डेब्ट मतलब करेंट ईयर टोटल डेब्ट, अच्छा शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मिला के करेंट ईयर का टोटल डेब्ट 75.94 करोड़, यहीं से लिया गया था। कहाँ मिल जाएगा आपको टोटल डेब्ट, दैट इज ये आपका करेंट लायबिलिटी, ये आपका नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। ये देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिख रहा है सर, ये देखो 75.759 मिलियन का है, ये जो 759 मिलियन का है ना, यही लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लोन जो था, ठीक है, यही वाला अमाउंट वहां पर नेट डेब्ट में लिया गया, ठीक है। अब इसको कहां से लेस किया हम लोगों ने, कैश एंड कैश बैलेंस है। कैश बैलेंस कहां मिलेगा, एसेट में मिलेगा। ये देखो कैश बैलेंस, ये रहा था कैश बैलेंस 2945 मिलियन मतलब 294 करोड़ के आसपास, 294 करोड़ के आसपास, ये देखो दिख रहा है ना। तो जो भी डेटा हम लोग यहाँ पर यूज किए ना, सब कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से, बैलेंस शीट से चुराया, बेसिकली चुराया नहीं, बेसिकली यही तो करना पड़ता है, मतलब मैं बस कहने के लिए बोल दिया चुराया। तो आपको जो भी कैलकुलेशन करना है एनुअल रिपोर्ट एंड बैलेंस शीट से करना है। तो आपको एक वैल्यू मिलता है, इसको बोलते हैं 218 करोड़ का वैल्यूएशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, नेट डेब्ट कैलकुलेशन। अगर नेट डेब्ट नेगेटिव दिखता है, ये अच्छा है, इसका मतलब आपके पास इतना पैसा है कि आप अपना लोन रिपे कर पाए हो। 294 करोड़ का कैश है, 75 करोड़ का बोरोइंग है, तो आप अपना जो लोन है उसको रिपे कर दिया। तो ये जो वैल्यूएशन आपका निकला ना, ये आपको करंट प्राइस के साथ जो आपका एनपीवी निकला है, एनपीवी के साथ क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसलिए देखो ये नेगेटिव वैल्यूएशन है और ये माइनस कर दिया, तो ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद आपको मिल गया सर नेट प्रेजेंट वैल्यू, और नेट डेब्ट के साथ जो, मतलब नेट डेब्ट क्यों किया, बिकॉज जो पैसा अभी मुझे किसी को देना पड़ेगा, वो पैसा को मैं कैसे रख पाऊंगा, तो मैं कैश बैलेंस से हटा दिया। इसके बाद हम लोगों को मिल जाता है सर शेयर प्राइस का कैलकुलेशन करने का तरीका। आप लोगों को थोड़ा सा ऑड लग सकता है, जो प्रीवियस क्लास किसी का मिस था, बट अगर प्रीवियस क्लास में आप कैलकुलेशन देखोगे ना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। अब जाके निकलता है शेयर प्राइस, लंबा रास्ता है, बट ये रास्ता अभी जिसने लास्ट क्लास नहीं किया था उनको थोड़ा टफ फीलिंग आएगा कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट जिनको लास्ट क्लास किया हुआ है और अगर किसी ने उसको रिविजन्स भी किया है घर पे, वो समझ सकता है कि ये क्या चल रहा है। क्या रे विक्रांत, क्या चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? पूरा प्रीवियस क्लास का रिकॉल कराया मैं आपको फिर से। यस सर। तो प्रेजेंट फ्री कैश फ्लो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, अभी आपको क्या मिल गया, ये जो दोनों आपका एनपीवी का वैल्यूएशन और नेट डेब्ट का वैल्यूएशन, दोनों को ऐड करके हमें मिल जाता है सर टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो। इस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो से जब आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को डिवाइड करते हो, आपको मिल जाता है शेयर का प्राइस, जो हम लोगों ने लास्ट वीक निकाल के रखा था एमरन बैटरी का। 2013-14 का टाइम का बात कर रहा हूँ सर, ये 13-14 के टाइम में ये डेटा यूज किया गया, और उस टाइम पे ये दिसंबर महीना था, ये दिसंबर का 2 या 3 तारीख था। उस टाइम पे इसका प्राइस फेयर वैल्यूएशन था 368, बट रियल मार्केट में वैल्यूएशन 368 नहीं था सर, रियल मार्केट में इसका प्राइस 368 नहीं था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब बात को ध्यान से रखना सर, मैं आपको एमरन बैटरी का पुराना डेटा शो करता हूँ, जस्ट लुक हियर सर। जाना है सर अमरा राजा, देखना सर मैं टाइप कर रहा हूँ अमरा राजा। अमरा राजा 5 साल पहले जाने से होगा, 13-14 मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा, मैक्सिमम में क्लिक करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ 2014 के दिसंबर का, थोड़ा देखिएगा तो सर कि 14 के दिसंबर में स्टॉक का क्या प्राइस था मार्केट में। दिखाई दे रहा है क्या? दिसंबर 3 देखिए, जिस टाइम, हाँ सर 756, लेकिन हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया फेयर वैल्यूएशन, मतलब शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू ढूंढा, हम लोग क्या ढूंढा सर, ये वाला चीज ढूंढा। कितना निकला है सर? सर ये जो ढूंढा ना मैंने, ये आप लोगों को मैं जो सिखाया, एक्चुअली मेरा तरीका थोड़ी है, ये तो मार्केट का तरीका है, मैं तो बस टेक्निक आपको सिखाया लास्ट वीक में, पूरा डिटेल्स में सिखा के आया। ये 368 इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन था। अब पॉइंट इज दैट ये अंडर वैल्यूड था कि ओवर वैल्यूड था? मार्केट में था 756, बोलो सर बोलो। ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड था, बहुत ज्यादा, डबल से भी ज्यादा ओवर वैल्यूड था सर, ठीक है। मैं आपको 2014 का डेटा से कैलकुलेशन करना सिखाया, आप अभी के हिसाब से कर सकते हो, नो इशू इज देयर, ठीक है। कैलकुलेशन इज कैलकुलेशन, मतलब अल्टीमेटली तो ये ओवर वैल्यूड था। अब कहने का मतलब है तो क्या करना चाहिए फिर, ऐसे सिचुएशंस में खरीदना चाहिए था, हाँ सर। लेकिन जिस टाइम पे मैंने ये कैलकुलेशन किया था तब ओवर वैल्यूड था, बट अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊं, 1 साल पहले,
1 साल पहले जस्ट 13 में आसपास के आ जाऊं, देखो सर 13 में देखो 1 साल पहले ही देखो, 1 साल पहले ये ऑलमोस्ट जो प्राइस हम लोगों का निकल रहा है वही प्राइस चल रहा था। मतलब जो प्राइस में हम लोग निकाले 368 एंड अप्रोक्सीमेटली जो एरिया है तो वही था। मतलब 1 ईयर बैक ये इंट्रिंसिक वैल्यू से फेयर में था, मतलब ऑलमोस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू था। बट 1 साल बाद उसके बिजनेस में कुछ पॉजिटिव ग्रोथ था जिसके कारण वो स्टॉक में रैली हुआ है सर। और आप देख सकते हो कि बिजनेस में इस पीरियड में एमरन बैटरी ने अच्छा खासा ग्रोथ किया। उसके बाद अभी साइडवेज चल रहा है, अभी साइडवेज चल रहा है इसका। लेकिन करंटली भी इसका स्टॉक प्राइस आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो एमरन बैटरी का क्या सिचुएशन है, ठीक है। ऐसे तो करंट बाइंग के लिए थोड़ा सा ओवर वैल्यूड ही है सर, ठीक है, करंट बाई के लिए ओवर वैल्यूड है ऑब्वियसली। करंटली इसका प्राइस चल रहा है सर 766 करंट हिसाब से। अभी करंटली इसका बिजनेस का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से ग्रोथ कम हो गया इसके बिजनेस में, ठीक है, इसीलिए ये सिचुएशन दिख रहा है। नहीं तो आप फीलिंग करोगे, आप ऐसे फील करोगे सर 2014 में 756 था, अभी 766 है, तो फिर ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। हाँ सर एग्जैक्टली आप देख सकते हो क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इसके बिजनेस में वो वाला ग्रोथ और नहीं था जो ये टाइम पे वो फील किया था ना, उसके बाद ये वाला पीरियड में नहीं रहा। इसको कहते हैं डिसीजंस क्रिएट करना कि किस टाइम पे परचेस करना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है सर? हेलो सर यहाँ पे तो मार्केट साइडवेज हिसाब से चल रहा था ना। यस मतलब लेकिन इसका जो ग्रोथ था फंडामेंटल ग्रोथ था वो 13 में था, 13 14 15 16 17 17 तक तो इसका एकदम सॉलिड ग्रोथ रहा है। और उसके बाद एक मार्केट में देखो ये थोड़ा बहुत क्या हुआ गया, ये जो देखो ये कोरोना के कारण नीचे आया था, उसके बाद ये मार्केट को फिर से ऊपर में मतलब अल्टीमेटली करंट प्राइस में लेके आ गया था, ठीक है। ये भी एक अपॉर्चुनिटी टाइम था मार्केट में आने का। उसके बाद वो देखो फिर से एक नीचे आया है, बट अभी भी ओवर वैल्यूड जोन में है थोड़ा बहुत। लेकिन अभी इसके बिजनेस में एज सच कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब न्यू कुछ ऐसा कुछ बात नहीं कि जिस स्टॉक में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ जाए। फाइनेंशियली ठीक ठाक है, फाइनेंशियली ठीक ठाक है। तो मैं आपको बस क्योंकि हम लोग इसके बारे में क्लास में पूरा इसका कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने आपको दिखा रहा हूं ना। अभी आपको एक स्पेशल पॉइंट सिखाने वाला हूं सर। अभी सर ये लास्ट वीक का रिकॉल नहीं है, अभी फ्रेश पॉइंट है। लास्ट वीक हम लोग यहां तक पहुंच गए थे 368 पर शेयर तक। ये लास्ट वीक हम लोग यहां तक पहुंच गए थे 368 पर शेयर। बट नाउ पॉइंट टू बी नोटेड सर, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज इनफैक्ट द फाइनल आउटपुट ऑफ द डीसीएफ मॉडल। क्या मॉडल बोलते हैं हम लोग इसको? डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड क्यों बोलते हैं? मार्केट इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करके चलना पड़ता है। मार्केट में जो महंगाई होता है उस महंगाई रेट, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 9% महंगाई लेके कैलकुलेशन किया, ऑलमोस्ट इंडिया में 7% के आसपास महंगाई रहता है, 7-8%, तो 9% एक एवरेज में माना गया, कभी 8 कभी 9, तो हम लोगों ने यहाँ पर एजम्पशन लिया था 9% का। तो इसको उस वैल्यू में आज के डेट में कन्वर्ट करना पड़ा। कैसे कन्वर्ट हुआ था लास्ट वीक सिखाया गया था। अब बात क्या है सर, आपको मैं आज बताऊंगा सर मॉडलिंग एरर एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू बैंड। सर ये क्या है मॉडलिंग एरर? मजा आएगा, देखो तो ध्यान से। ये जो 368 है ना सर, ये 368 भी आपका एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, 368 भी आपका एग्जैक्ट प्राइस नहीं है। इसके ऊपर भी आपको थोड़ा और कंजर्वेटिव होना पड़ेगा। सर ये कैसे? सर इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इज दैट सर, ये जो डीसीए मॉडल है ना, मार्केट में सही प्राइस चुनना, सही दाम पे सही स्टॉक बाई करना, किसी भी बिलियनियर का क्वालिटी है सर, किसी भी मिलियनियर का क्वालिटी है। तो आप भी क्वालिटी समझो, आप भी वो क्वालिटी सीखो। जैसे ही सीखते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि पिक कब करना है, कब पिक करना है, आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट का जो ग्रीडीनेस है ना, मार्केट बड़ा लोभी है सर, बड़ा ग्रीडी है। मार्केट में मैक्सिमम लोगों का यही सोच है कि अभी ये ले लेते हैं वो ले लेते हैं। नहीं, आप लोग ऐसे ग्रीडीनेस से बच के रहियो। ज्यादा ग्रेडी हो जाओगे फंस जाओगे, कभी कभार कमा लोगे और कभी मर भी सकते हो। इससे अच्छा है कि नॉलेज के साथ विदाउट एनी ग्रीड प्रॉपर वैल्यूएशन के साथ चलो। तो 368 तक तो पहुंच गए सर, 368 तक। अब द डीसीए मॉडल दो क्वाइट साइंटिफिक इज बिल्ड ऑन ए बंच ऑफ assumptions। मेकिंग assumption मतलब जो हम लोग करके आए हैं, स्पेशली इन फाइनेंस टेक्स ऑन एन आर्ट फॉर्म। फाइनेंस में एक आर्टिस्टिक फॉर्मेशन हो गया, कुछ assumptions ले रही है ना सर। यू गेट बेटर एट इट एज यू प्रोग्रेस थ्रू एंड गेन मोर एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा, सीखते जाओगे अच्छे से, डिटेल्स में आपको समझ में और आता जाएगा। Hence for all practical purpose it is advisable for us to assume yet another assumptions that we have made a few। और थोड़ा assumption लेना है। assumption क्या है? मजा है सर, बहुत मजेदार पॉइंट है, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद आईटीसी का वैल्यूएशन करना है। वेट, valuation error while making the intrinsic value calculation and hence we should accommodate for modeling errors।
लीवे फॉर द मॉडलिंग। लीवे मतलब सर थोड़ा फ्रीली, लीवे मतलब क्या हो जाता है, फ्रीली, मतलब ये जो मॉडलिंग करेंगे इसको थोड़ा फ्रीली करना है, ठीक है। तो फ्री, ये लीवे फ्रीली कैसे होगा, आपको कुछ एजम्पशंस लेना है। जैसे 368 का शेयर का क्या निकला था सर, 368 इसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकला था सर। इंट्रिंसिक का मतलब, सर इंट्रिंसिक का मतलब होता है क्या, ओरिजिनल वैल्यू या फिर रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, थैंक यू सर। तो पर्सनली प्रेफर टू एट 10%। अब आपके हिसाब से आप अपना मर्जी लगा सकते हो, बट सर ये मार्केट में रीजनेबल कॉन्सेप्ट है कि जो भी प्राइस आपका दिखेगा उसको +10 -10 में आप आगे पीछे कर सकते हो। उसमें आपको क्या मिलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू का बैंड मिलेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू का बैंड मिलेगा। बैंड मतलब क्या होता है, आईपीओ आता है, देखते नहीं हो सर, प्राइस बैंड में आईपीओ आता है। अरे जब मार्केट में आईपीओ आता है तो आप लोग जरूर देखे होंगे बैंड में आता है। मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, जैसे कि हाँ सर, वो तो ग्रे मार्केट के हिसाब से प्रीमियम इसका ये होता है ना। नहीं, ग्रे मार्केट का बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आईपीओ जब सिलेक्ट किया जाता है ना सर, वो तो मैं आपको बेसिक्स में सिखाया था। अगर जो लोग बेसिक का क्लास अच्छे से किए हो उनको पता होगा आईपीओ में क्या होता है, कि आईपीओ जब आता है ना उसका एक प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है सर, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं एक बस आपको 2-4 एग्जाम्पल तो जरूर दे सकता हूँ। ये देखो आदित्य बिरला सन लाइफ, जिसका अभी मार्केट में रिसेंटली इसका सब्सक्रिप्शन ये हुआ है, एप्लीकेशन आया था, या फिर परास डिफेंस, क्या जबरदस्त लिस्टिंग हुआ है सर। हम लोग पॉजिटिव थे, ग्रुप में बात हुआ था, बट इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं सोच पाए थे। अरे याद आ रहा है क्या ग्रुप, आप लोग देखे होंगे परास डिफेंस, देखे हो कि नहीं देखे हो? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। पॉजिटिव तो थे, मैं पॉजिटिव था, पूरा पॉजिटिव था, इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी मैं पॉजिटिव था, इसका फाइनेंशियल, इसका फ्यूचर, ठीक है। बट इतना ज्यादा मतलब सुपर डुपर हिट करेगा ये आइडिया नहीं आया था सर। 165 से लेके 175 इसका क्या था सर, प्राइस बैंड, इसको बोलते हैं प्राइस बैंड, इसको आईपीओ बैंड भी बोलते हैं सर, ठीक है। अब मैं ये आईपीओ बैंड होता है, तो वैसा ही मैं आपको अभी इंट्रिंसिक वैल्यू का बैंड बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे परास डिफेंस का करंट स्टेज क्या है, हाँ बोलो बोलो हाँ साहब। तो इसका जो मैक्सिमम रेट दिया हुआ ना प्राइस बैंड का, उसमें तो पैसा हमेशा लगाना चाहिए ना। नॉर्मली बोलता ऐसा ही है कि मैक्सिमम प्राइस में आपको लगाना चाहिए, बट जरूरी नहीं सर। आप ये मैक्सिमम, ये क्या होता है ना, जब हम लोग, बहुत लोगों को आईपीओ मिलता है, बहुत लोगों को आईपीओ नहीं मिलता है ना, ठीक है। तो एक्चुअली आप 165 से लेके 175 तक के रेंज में बीट कर सकते हो, ठीक है। अब उसी में वो लोग डिसाइड कर लेता है किसको देना है, किसको देना है। मैक्सिमम जिस दाम पे बीडिंग पड़ता है वही दाम मार्केट में उसका एप्लीकेशन माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो प्रीमियम क्या होगा, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, वो सिस्टम है। ये नॉर्मली ऐसा लगता है सबको कि 175 में खरीदेंगे तो शायद मिलने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा, बट नॉट नेसेसरी कि 175 में खरीदोगे तो आपको मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। वो डिपेंड करता है सर कि मैक्सिमम लोगों ने क्या दाम में बीट किया। सर बोलो साहब। सर 1 लोट 2 लोट अप्लाई करने से नहीं मिलता है, बाई नहीं चांस सर, कभी फोकस से मिलता है, नहीं तो एक नहीं दो नहीं लोट वो, नहीं मिलता है तो। नहीं नहीं मिलता है सर, ऐसा बात नहीं है। मतलब सेबी हमेशा कोशिश करता है कि सबको मिले, सीरियसली मजाक नहीं कर रहे कहाँ हैं। मिला है सर, चार तो पांच को बहुत आईपीओ रेयर में केस अप्लाई मिलता है किए, सर, एक नहीं टू मिलता भी है। नहीं मिला। एक एक्चुअली दो देखो ने सर, मेरा 5-6 रिक्वेस्ट करके है। अप्लाई किया है। अभी मार्केट इतना ज्यादा, मतलब क्या बोलूं, इतना ज्यादा इंथुसियास है ना, सीरियसली मेरे को भी 2-4 नहीं मिला, मैं आप लोगों के साथ मैं भी हूँ, बट बहुत बार मिला भी है मुझे, ठीक है, बहुत बार मिला भी है मुझे। बट पॉइंट इज दैट वही ओवर सब्सक्रिप्शन इतना लेकिन ज्यादा सर मेरा होने एक से। दोस्त था, उसमें आपको 2 लाख का बुक किया था, 2 लाख से ऊपर का, ठीक है, तो उसको मिल गया था। उसको 1 लोट 2 लोट मिला उसको। ये ऐसा जस्ट अ मिसकंसेप्शन कि उसको ज्यादा अप्लाई किया था तो उसको मिल गया, ऐसा नहीं है सर। ऐसा कॉन्सेप्ट सेबी अप्लाई करता नहीं है, सेबी कोशिश करते कि मैक्सिमम को लॉट मिले। सर हाँ बोलो साहब। तो ओवर सब्सक्रिप्शन पे ही तो प्रो रेटा बेसिस पे शेयर अलॉटमेंट हाँ करने। प्रोराटा, यस प्रोराटा बेसिस का अलॉटमेंट करने का चांसेस है, बट कंपनी करता भी है, कंपनी करता भी है प्रोराटा अलॉटमेंट। बट ये जो आईपीओ प्रोसेस में आजकल इतना प्रोराटा में कंपनी जाता नहीं है, ठीक है। कंपनी के पास एक ग्रीन शू ऑप्शन होता है, ठीक है, कि आप ओवर सब्सक्रिप्शन होने में कितना तक और अपना कैपिटल को बढ़ा सकते हो। वो बेसिक्स में मैं आईपीओ क्लास में बता के रखा था आप लोगों को कि एक ग्रीन शू ऑप्शन होता है कि आप मैक्सिमम और इसको बढ़ा सकते हो, इसको बढ़ा के आप इसको नक्की करो और बाकी लोगों को पैसा वापस कर दो, ठीक है। लेकिन प्रोराटा अलॉटमेंट जो ऐसे बोल रहे हो ना सर आप, वो एक्चुअली वो आजकल सर जो आईपीओ छोड़ के एपीओ वगैरह होता है ना, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, या फिर जो कंपनी अंदर ही अंदर में जब शेयर इशू करता है, वो सब केसेस में ये जो प्रोराटा अलॉटमेंट वगैरह होता है। ये आईपीओ के केस में आजकल कंपनी इतना प्रोराटा बेसिस में जाना पसंद नहीं करता।
कंपनी देखता है, कंपनी के पास एक ग्रीन शो ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन के हिसाब से कंपनी का सेबी क्या करता है, थोड़ा सा और सब्सक्रिप्शन अमाउंट बढ़ा देते हैं, ठीक है, उसके बाद और बाकी अमाउंट को वापस कर देता है। और ये रहा परास डिफेंस का मार्केट में छलांग, ठीक है, मतलब ये कोई सोचा नहीं था, मैं सोचा था 300 तक जाएगा, ये मेरा एजम्पशन था 300, मैं बोला भी था एवरेज लिस्टिंग होगा, ठीक है, एवरेज लिस्टिंग होगा, लेकिन ये इस तरह का लिस्टिंग होगा ये मैं नहीं सोचा था कि ऑलमोस्ट 500। कितने का था आईपीओ इसका? 165 से 175, सीरियसली आउट ऑफ एजम्पशन निकल गया। तो इसका तो मोनोपोली बिजनेस है ना पूरा। हाँ मोनोपोली है, मार्केट भी कुछ ज्यादा ही छलांग मार दिया। अब आजकल मार्केट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है मार्केट को प्रेडिक्ट करना क्लिक करना तो मुश्किल तो है ही है सर। मतलब हाँ क्या बोल रहे हैं विक्रांत? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब सोचा नहीं जाता। मतलब आजकल इंडियन मार्केट में यूथ बहुत ज्यादा मतलब एकदम क्या बोलूं सर, अचानक से किसी भी दिन 10% चला जा रहा है, 1%, एक न्यूज पे चला जा रहा है सर, एक न्यूज मिल रहा है बस वो पड़ाक से आ गया। समझ नहीं आ रहा है, मतलब सीरियसली ये इतना वैल्यूएशन होने का कुछ नहीं था, जिस तरह से वैल्यूएशन हुआ है। ये नीचे जाएगा अभी कुछ दिन बाद, फिर उसके बाद ये इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ है सर, इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। जैसे सोना बीएलडब्ल्यू, आप लोगों को याद होगा सोना बीएलडब्ल्यू के बारे में। अरे ये स्टॉक में देखो, मैं स्टार्टिंग डे से जब से आईपीओ आया है मैं तब से इसके बारे में बोल रहा था कि सोना बीएलडब्ल्यू एक गजब स्टॉक है, एकदम टॉप क्लास ग्रोथ स्टॉक है ये। जैसे आईपीओ अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप चेक करोगे तो मैं सोना बीएलडब्ल्यू पे बोला था कि इसका लॉन्ग टर्म व्यू बहुत अच्छा है, और आप देखो इसका ग्रोथ में ऐसा छलांग नहीं मारा, ये मतलब एक प्रॉपर ग्रोथ में चला है। सोना बीएलडब्ल्यू आया था, अभी चल रहे 562 पे, हाईएस्ट गया था 610 पे। और सोना बीएलडब्ल्यू जब आया था, कितने में आया था सोना बीएलडब्ल्यू, दिख रहा है क्या? यस 285 291, लिस्टिंग हुआ था 350 समथिंग, एवरेज लिस्टिंग था इसका, ठीक है 350 के आसपास। और अभी देखो 3-4 महीना ही हुआ है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3-4 महीना में ये स्टॉक मार्केट ऐसे बुलिश भी है, 3-4 महीने में 562। लेकिन इसके बिजनेस पे दम है सर, इसके बिजनेस पे दम है, अभी भी लोगों को लगता है ये स्टॉक लेना चाहिए, अभी भी मार्केट में लोगों को, सभी का एनालिस्ट को लगता है कि लेना चाहिए। बट फिर भी आप लोग इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह देखो, मार्केट ग्रोथ देखो, बैलेंस शीट देखो, फोरकास्टिंग चेक करो, उसके बाद ही आप स्टॉक में जाना सर, ठीक है, किसी के कहने पे नहीं जाना है, पूरा डिटेल्स चेक करके ही मार्केट में एंट्री लेना है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना पैसा डालना है डालो, 100 डालना है 100 डालो, 500 डालना है 500 डालो, 5 लाख 5 करोड़ जितना है उतना डालो, बट आपका कमाया हुआ पैसा है, कीमती है आपका, और कीमती पैसे को हमेशा कीमती वे में ही क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए, ठीक है, वैल्यूएशन देके यूज करना चाहिए। ओके तो अब कहने का मतलब समझ में आ गया सर कि प्राइस बैंड कैसे डिसाइड होगा, 10% प्लस 10% माइनस। 368 हम लोगों ने इसका कैलकुलेशन करके निकाला एनपीवी में, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू में, जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला। बट आपको क्या करना चाहिए, एक लोअर इंट्रिंसिक करना चाहिए, एक अपर इंट्रिंसिक करना चाहिए। अगर कोई स्टॉक 368 का 10% लोअर करोगे तो कितना हो जाएगा बताइए ना सर, 331 होता है कि नहीं, एक बार चेक करके बताओ। 368 का 10% डाउन करो, क्या रे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ 10% डाउन में 331 आया कि नहीं आया? अरे 10% करके कैलकुलेटर में बस माइनस कर दो, माइनस इक्वल्स टू, और यहां पर 10% प्लस करो, 405 आएगा। आया क्या? अरे आया कि नहीं किया क्या, दिखाना पड़ेगा। 368 का 10% प्लस आ गया ना सर, एग्जैक्टली आ जाएगा 368 इंटू 10% से नहीं आएगा, 10% करके प्लस इक्वल्स टू मारो, मेरा यहाँ पर पता नहीं कैलकुलेटर क्या सब शो कर रहा है, ठीक है आ जाएगा सर। तो माइनस करने से 331 समथिंग आएगा, और इधर 405 आएगा। तो मतलब ये हो गया कि आपका इंट्रिंसिक वैल्यू का रेंज निकल गया, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का जो रेंज हो गया वो हो गया आपका 331 से लेके 405 तक, जो एमआरएन बैटरीज का हम लोग कैलकुलेट करके तब से बता रहे हैं। बट फिर भी ये स्टॉक मार्केट में इससे काफी ज्यादा हाई प्राइस में चल रहा था, ठीक है। तो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू एजम्पशन क्या करना चाहिए था, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू एजम्पशन करना चाहिए था 368, जो फेयर वैल्यू है स्टॉक का। But I would now assume that stock is fairly valued between 331 to 405 because this is called intrinsic value band. This is called intrinsic value
बैंड। अब इंट्रिंसिक वैल्यू बैंड के हिसाब से ये 331 से लेके 405 के बीच में ठीक ठाक दाम रहेगा, और इसमें 405 हो जाता है सर अपर इंट्रिंसिक और 331 हो जाता है लोअर इंट्रिंसिक। अब इसके बीच में आप ले सकते हो। नाउ कीपिंग दिस वैल्यू इन पर्सपेक्टिव वी चेक द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक बेस्ड ऑन इट्स करंट मार्केट प्राइस। तो ये 3 दिसंबर 2014 का बात कर रहा हूं आपसे अभी, ठीक है। 3 दिसंबर 2014 में ये 756 के आसपास चल रहा था, 756। इफ द स्टॉक प्राइस इज बिलो द लोअर इंट्रिंसिक, अगर कोई स्टॉक का प्राइस लोअर इंट्रिंसिक से भी कम है वैल्यू बैंड से, देन वी कंसीडर द स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड। मतलब 331 से भी कम है, मतलब बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। मतलब ये और श्योरिटी कि क्या सच में ये अंडर वैल्यूड है, यस, और श्योरिटी, हेंस वन शुड लुक एट बाइंग द स्टॉक। आप खरीद सकते हो। मतलब 331 मतलब 368 से भी 10% लोअर कर दिया आपने, तो आप जाओ इसके अंदर। मतलब अगर प्राइस 331 से भी नीचे है, मतलब बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है, आप आराम से ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर गोल। 3 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 10 साल, जैसे सोचोगे, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस साइज, बिजनेस फ्यूचर, बिजनेस ग्रोथ। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू band, then the stock is considered fairly valued. If the stock price is within the intrinsic value band, अगर स्टॉक का प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू बैंड के अंदर है, ठीक है, मतलब 331 से लेके 405 के अंदर है, then this is considered fairly valued, while no fresh buy is advisable। कहते हैं सर कि इंट्रिंसिक वैल्यू में चल रहा है, अगर और कोई बात नहीं है तो फिर एडवाइजेबल यही है कि भाई नो फ्रेश बाय, वन कैन कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू द स्टॉक। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो होल्ड करके रख सकते हो। सवाल करते हैं ना मार्केट में, क्या ये मुझे होल्ड करके रखना चाहिए? देखना टीवी में कितना शो होता है, लोग फोन करके पूछते हैं एनालिस्ट को कि क्या मुझे ये स्टॉक होल्ड करके रखना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए। तो एनालिस्ट इसी तरह से सब कैलकुलेशन करके बताते हैं कि यस होल्ड करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए। समझ में आ रहा है ना सर? इफ नॉट फॉर एडिंग मोर टू द एग्जिस्टिंग ऑप्शंस, अगर ऐसा है तो फिर आपको और ऐड करने के लिए एनालिस्ट बोलेगा कि अभी ऐड मत कीजिए, अभी ऐड मत कीजिए, मतलब और न्यू बाय नहीं करना चाहिए अगर वो बैंड के अंदर चल रहा है सर। और अगर अपर वैल्यू से ज्यादा है सर, हायर इंट्रिंसिक से भी ज्यादा है, मतलब 405 से भी ज्यादा है, तो क्या है? ऑब्वियसली नो, इन्वेस्टर कैन आइदर बुक प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट बुक करके चले जाओ, बात को ध्यान से सुनिएगा, या तो प्रॉफिट बुक करके चले जाओ एट दिस लेवल, और कंटिन्यू टू स्टे बट शुड सर्टेनली नॉट बाय एट दिस लेवल। कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर ग्रोथ है तो कंटिन्यू कर सकते हो। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जैसे मानो ये वाला एरिया, कौन सा एरिया? आपका एमरन का एक इंटरेस्टिंग एरिया था, अमर राजा का, ठीक है। एरिया क्या था? 5 साल पहले का जो बात था, मतलब 13-14 का, जो लोग स्टे कर गया वो लोग गेन कर लिया। 405 से भी ज्यादा मार्केट में चल रहा था, स्टे कर गया, देखो सर ऑलमोस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ज्यादा था, न्यू बाय नहीं किया बट होल्ड करके स्टे कर लिया। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज अच्छा खासा था यहाँ पर, उसके लिए कैंडल्स वगैरह का यूज भी आप कर सकते हो। दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता रहता हूँ सर, फंडामेंटल एंड टेक्निकल गो हैंड इन हैंड, फंडामेंटल एंड टेक्निकल गो हैंड इन हैंड, ठीक है। तो अगर आप दोनों पॉइंट को यूज करके चल सकते हो ना, तो शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी भी मिस नहीं करोगे, और लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके पास पता चल ही रहा है कि सर किस तरह का टेक्निक यूज करना है ना सर? क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? क्या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को यूज कर सकते हो, यस और नो? क्या ज्योति, क्या लगता है? हाँ सर सही बात है। एकदम सही बात है सर। ये देखो सर, ये एनएसई के साइड से लिया गया था कि करंट प्राइस जो चल रहा था उस टाइम पे। नाउ पॉइंट इज दैट सर, स्पॉटिंग द बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अब सवाल आपके सामने है सर, तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटीज को कैसे स्पॉट करेंगे? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड एक्टिविटी सराउंडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज लाइक ए स्लो मूविंग इनकम लोकोमोटिव ट्रेन। इट्स लाइक अ स्लो मूविंग लोकोमोटिव ट्रेन। मतलब इन्वेस्टमेंट क्या है? इट्स अ स्लो मूविंग है, बट बहुत दूर तक जाना है। और ये क्या है? मतलब एक्टिव ट्रेडिंग जो है सर, इट्स लाइक बुलेट ट्रेन, हाँ, जाएगा तो बहुत फास्ट चलेगा और उसके बाद अचानक से रुक भी सकता है। तो व्हेन लॉन्ग टर्म वैल्यू अपॉर्चुनिटी इज क्रिएटेड, द अपॉर्चुनिटी लिंगर्स इन द मार्केट फॉर ए व्हाइल, इट डज नॉट रियली डिसअपियर इन हरी। अगर लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी किसी स्टॉक में आपको दिख जाए ना सर, इतना जल्दी ना डिसअपियर नहीं होगा, वो रहेगा। अगर आप ऐसे स्टॉक ढूंढ लेते हो तो जिंदगी में बल्ले बल्ले बन जाए। फॉर इंस्टेंसेस वी नाउ नो दैट अमर राजा, जैसे कि मैं आईटीसी में बात करूंगा इसी पॉइंट में, अमर राजा बैटरीज का वही बात चल रहा था 13-14 में, आप लोगों ने देख लिया कि क्या चला इसका। उस टाइम पे क्या था सर? लॉन्ग टर्म ग्रोथ था,
इसीलिए वो ग्रोथ स्टेज में अप टू 800 तक भी चला था, 800-900 तक भी उसका ग्रोथ उस फेज में रहा है। उस पर्टिकुलर फेज में उसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ था, इसलिए आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 1000 तक इसका ग्रोथ चला था सर। ठीक है, गाड़ी इसका उस टाइम पे बहुत अच्छा था, उसके बाद स्टेबल हो गया मार्केट में। ये अब फिर से देखना पड़ेगा मार्केट में इसका कुछ होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग सर नाउ कि क्या चलता है। तो स्पॉटिंग दी बाइंग अपॉर्चुनिटीज, तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज का ये इंट्रिंसिक वैल्यू बैंड बहुत हेल्प करेगा सर आपको। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू बैंड आपको बहुत हेल्प करेगा कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको एक्चुअली खरीदना चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है सर, प्राइस बैंड पे, मतलब जो इंट्रिंसिक वैल्यू बैंड पे स्टॉक बहुत दिन तक रहता है। ये एक स्नैपशॉट यहाँ पर लिया हुआ था, अभी थोड़ा सा यहाँ पर ये स्क्रीन थोड़ा सा धुंधला सा हो गया है सर। ये देखो सर, काफी दिन तक ये साइडवेज था। ये एक्चुअली 5 मंथ डेटा था, जिस पीरियड में ये 350 से 400 रेंज में घूम रहा था 2013 में। ऐसे आपको बहुत सारा स्टॉक में देखने को मिल जाएगा कि काफी दिनों तक ये स्टॉक हिल नहीं रहा है। जैसे रिसेंट लेवल में आईटीसी काफी दिनों से एक ही जगह में ये बस घूम फिर कर रहा है। ठीक है, रिसेंटली थोड़ा सा ग्रोथ लिया है, बट यू कैन सी इट हियर, 1 मंथ का देखो अगर आप। ठीक है, काफी दिनों से एक ही जगह में अप डाउन चल रहा है। लास्ट 5 साल में अगर आप देखो आईटीसी का, ये देखो सर, ये लास्ट 5 ईयर्स का है। मैक्सिमम का देखो अगर आप इसका, ठीक है, ये देखो मैक्सिमम में गया है, फिर डाउन चला गया था, उसके बाद देखो इसी जगह में घिस रहा है ना सर। हाँ, साइडवेज में है अभी इसका पूरा। तब क्वेश्चन नहीं है कि क्या आईटीसी मूव करेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है इसका, लेस देन है अभी, तो क्या ये अंडर वैल्यूड है? ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड है, बट क्या इसका लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, आप लोगों को घर में एक काम दे रहा हूं सर, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना। फाइनेंशियल डेटा मिल जाएगा आपको, फाइनेंशियल्स आपको बैलेंस शीट मिल जाएगा, एनुअल रिपोर्ट से निकालो या फिर आप टिकट टैब या मनी कंट्रोल से निकालो, जहां से मर्जी निकालो। ठीक है, 21, 20, 10, 19, 18 जैसे आप लोगों ने एफसीएफ सीखा, फ्री कैश फ्लो रिजर्व से जैसे आप लोगों ने कंपनी का फेयर वैल्यू कैलकुलेट करना सीखा, इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके आप लोग ग्रुप में डिस्कस जरूर कीजिएगा सर। ठीक है, तभी मैं समझूंगा कि आप लोगों को मैं सही सिखा पा रहा हूँ और आप उसको सच में यूज भी कर पा रहे हो अपने डिसीजन मेकिंग में। तो आज मैं कुछ फंडामेंटल्स भी बताऊंगा आपको आईटीसी के बारे में। अच्छा, बिफोर दैट ये एफसीएफ के बारे में कुछ कंक्लूजन बात एक बार कर लेता हूँ, ये फ्री कैश फ्लो के बारे में। दुर्गा पूजा का होमवर्क रहेगा सर आप लोगों को। अच्छा, तो कंक्लूजन क्या है सर? सर कंक्लूजन इज वेरी सिंपल। ओवर द लास्ट 3 चैप्टर, मतलब जब से हम लोग इक्विटी रिसर्च करना चालू किए, ठीक है, इक्विटी रिसर्च पार्ट 1, हाँ सर, इक्विटी रिसर्च में क्या क्या किए? इक्विटी रिसर्च में पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर डीसीएफ मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेशन। ठीक है, ये जो लास्ट 3 चैप्टर्स है ये फंडामेंटल एनालिसिस का जान है सर। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझना होगा, रेशियो एनालिसिस। ठीक है, तभी जाके आप इक्विटी रिसर्च कर सकते हो। So we have looked at different aspects of equity research. As you may have realized, equity research is simply the process of inspecting company from their different perspective and different stages. In stage 1, we looked at the qualitative aspects. सबसे पहले क्या देखना पड़ता है आपको? क्वालिटी देखना पड़ता है ना सर? At this stage we figured out who, what, when, how and why the company, है ना सर? सबसे पहला सवाल था इक्विटी रिसर्च का कि who, कौन, क्या, when, how, why, क्यों। ठीक है, ये सब चीजें का सवाल, क्या कंपनी है, क्या करता है, ठीक है, क्यों करता है, ये सब सवाल का जवाब ढूंढो। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। जब भी किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो सर, लॉन्ग टर्म सोच में आपके मन में ये सवाल आना बहुत जरूरी है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। एट दिस स्टेज वी फिगर्ड आउट दिस थिंग्स। आई कंसिडर दिस एज एन एक्सट्रीमली क्रूशियल स्टेज। यस सर, नॉट जस्ट मी, एनी मतलब हाई लेवल फंडामेंटल इन्वेस्टर्स, जो भी मिलियनियर बिलियनियर बना है, दुनिया के कोई भी जाने माने लोगों का किताब पढ़ लो, आपको ये चीज जरूर पता चलेगा, तब आप बोलोगे शायद सर ने सही बोला था। That's a very crucial stage for equity research. If something is not really convincing here, I do not proceed further. अगर आपको what, when, how, why ये सब चीजों का जवाब नहीं मिलता, आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए कंपनी के बारे में। Remember, markets are an ocean of opportunities. मार्केट में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, किसी एक के पीछे पागल मत होना। ज्योति को आवाज आ रहा है क्या? हाँ ज्योति, आप गूगल में देखते रहते हो बहुत सारा न्यूज, ये कंपनी मल्टीबैगर बना है, वो कंपनी मल्टीबैगर बना है, और आप फिर सोचते रहते हो हे हाय भगवान, मैंने क्यों नहीं लिया। अरे ऐसे फीलिंग आता है ना?
हाँ सर ऐसे मुझे बिजनेस स्टैंडर्ड्स पे ऐसा 25 स्टॉक्स के बारे में आया जो मल्टी बैगर हो गया। यस सर, मतलब ऐसे आपको अलग न्यूज़ चैनल्स में मिलेगा, गूगल में मिलेगा। सभी आजकल क्या है ना सर, मार्केट में अपने खबर रखना चाहता है तो बताता रहता है। ज़रूरी नहीं कि वो जो भी बता रहे हैं आपको उसी में एकदम जी जान लगा देना चाहिए। मतलब उसके लिए आपको मैं बोला ना, आपको एनालिसिस करना चाहिए। पेपर ने बोल दिया बिकॉज वो तो मार्केटिंग करता है ना, न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल्स है, उसके उसके अंदर खबर भी होता है, उसके अंदर मार्केटिंग भी होता है। कुछ चीज़ें रियल न्यूज़ होते हैं और कुछ चीज़ें मार्केटिंग होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या मार्केटिंग और कुछ रियल न्यूज़ है। मल्टीबैगर का खबर आता है तो लोग क्या देखते हैं, उसमें जाके क्लिक करता है, ढूंढता है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो मल्टीबैगर देख के आपको पागल हो जाना चाहिए कि यही वाला स्टॉक लेना है। फंडामेंटली स्ट्रांग है तो लो, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है तो छोड़ो। सिंपल है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट जब मैच नहीं करेगा कभी नहीं जाना है। ऐसे स्टॉक चूज करोगे ना जिसका क्वालिटी अच्छा है, पैसा डूबेगा नहीं आपका। अगर गिरता भी है ना, आप बचे रहोगे, आप बचे रहोगे। मतलब मार्केट में लोग बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के खत्म हो गया, वो वही लोग खत्म होते हैं जो स्टॉक का कोई, वही सिंपल बोले तो माँ बाप नहीं होता। मतलब किस कारण से बढ़ा है डोंट नो, किस कारण से गिरा है डोंट नो। ऐसे स्टॉक में नहीं जाना है सर। अगर आपको क्वालिटेटिव स्टेटमेंट ढूंढने में दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मत करो यार। अगर आपको डेटा नहीं मिल रहा है मत जाओ। क्यों जाते हो ऐसे स्टॉक में? सिंपल सा सवाल, मतलब सलाह है लाइफ का। आई होप कि मान के चलोगे तो कभी दिक्कत में नहीं पड़ोगे। अच्छा, तो फिर रिमेंबर मार्केट्स आर ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटी, सो डू नॉट फोर्स योरसेल्फ कमिट टू एन अपॉर्चुनिटी दैट डज नॉट गिव यू द राइट वाइब। जिसमें आपको पॉजिटिव वाइब नहीं मिलता, वो वाइब उस तरह का स्टॉक में आई डोंट थिंक आपको जाना चाहिए। नॉट जस्ट मी, ये कोई भी बताएगा जो प्रूडेंट होगा, सच्चा मतलब गाइडेंस रहेगा तो कभी नहीं बताएगा आपको। अच्छा, प्रोसीड टू स्टेज 2। अभी स्टेज 2 में क्या करना पड़ता है हम लोगों को? आफ्टर आई एम 100% कन्विंस्ड विद माय फाइंडिंग्स इन स्टेज 1, स्टेज 2 is basically the application of the standard checklist where we evaluate the performance of the company. The checklist that we have discussed is just my version of what I think। checklist का पूरा डेटा पढ़े थे हम लोगों ने कि क्या क्या चेकलिस्ट में आपको देखना चाहिए, कौन सा रेशियो चेक करना चाहिए। अब आपका खुद का भी मैं इंकरेज करता हूं आपको, आप भी ओन चेकलिस्ट बना सकते हो। ठीक है, आपका खुद का लॉजिक बना सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। फंडामेंटली आपको अगर लगता है कोई पर्टिकुलर पैरामीटर अच्छा काम करेगा तो आप उस पैरामीटर में जा सकते हो। लंबा चेकलिस्ट था, आप जाके चेकलिस्ट वाला जो मतलब लेक्चर्स था उसको एक बार जरूर चेक कर सकते हो। एज्यूमिंग कंपनी क्लियर्स, अगर कंपनी स्टेज 1 एंड स्टेज 2 क्लियर कर लेता है, दैट इज क्वालिटी एंड चेकलिस्ट पॉइंट्स, ओके। उसके बाद आता है स्टेज 3, दैट इज इक्विटी रिसर्च, ओके। और इक्विटी रिसर्च का सबसे फंडामेंटल एरिया क्या है सर? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू आपको ग्रीन सिग्नल देता है तो ऑब्वियसली आप वो स्टॉक लेके एकदम मजे करो सर। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आपको ग्रीन सिग्नल देता है एकदम मजा करो, कोई सवाल नहीं है, आराम से मजा कर सकते हो। लेकिन हाँ, कंपनी के फंडामेंटल्स देख लेना सर। कंपेयर इट विथ करेंट मार्केट वैल्यू, और क्या करना है उसको? करेंट मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। इफ द स्टॉक इज ट्रेडिंग चीपर देन इंट्रिंसिक वैल्यू देन द स्टॉक इज कंसिडर्ड ए गुड बाय, एल्स इट इज नॉट। मतलब कॉमन सेंस में। बट इसका भी कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स है। इसके बाद और एक लेक्चर्स होगा ना सर, जो फंडामेंटल्स का फाइनल क्लास होगा, दुर्गा पूजा के बाद ही होगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें भी क्या माने कि इंट्रिंसिक पे मैच नहीं किया, मतलब इंट्रिंसिक मैच कर गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू से भी ज्यादा है मार्केट में, तो क्या नहीं बाई करना चाहिए? तो कुछ और बातें हैं, मैं लास्ट फाइनल क्लास में आपको बताऊंगा कि आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, हिल सकते हो, थोड़ा बहुत अपने आप को फ्लेक्सिबल रख सकते हो। तो वो किस लेवल में क्यों रख सकते हो, दीज आर द डिस्कशंस ऑफ आवर नेक्स्ट क्लास एज अ फाइनल क्लास ऑफ फंडामेंटल। When all three stages align to your satisfaction, 3 स्टेज का इक्विटी रिसर्च आ गया आपका, जब सारा का सारा आपका सेटिस्फाई होगा, then you certainly would have the conviction to own the stock, तब आपको स्टॉक लेना चाहिए। Once you buy, stay put, ignore the daily volatility। एक बार लॉन्ग टर्म में सोच लिया ना तो चुपचाप रह जाओ सर, इधर उधर मत देखो, डेली वोलाटिलिटी में मत फंसो। दैट इज इनफैक्ट वर्च्यू ऑफ द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में ये डेली वोलाटिलिटी चलता रहता है, ये इसका धर्म है। वोलेटिलिटी इज द वर्च्यू ऑफ द कैपिटल मार्केट। वर्च्यू मतलब जो जिसका नेचर है, जो जिसका धर्म है वो करेगा, वोलेटिलिटी उसका नेचर है। एंड लेट द मार्केट टेक इट्स ओन कोर्स, इसको अपना कोर्स लेने दो। जैसे एक नदी, नदी को बांध के नहीं रख सकते, नदी अपना कोर्स बना ही लेगा, तो नदी को अपने जगह में चलने दो, जब जिधर से रास्ता बनाएगा। बट आपको भरोसा रखना चाहिए, अगर आप भरोसा टूटा मुश्किल में पड़ जाओगे। हाँ, ट्रैक जरूर करते रहना, ऐसा नहीं कि एकदम आंख बंद करके सो नहीं जाना है,
ट्रैक करते रहना है, फंडामेंटल देखते रहना है, बिजनेस फ्यूचर देखते रहना है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा सर, आई हैव इंक्लूडेड डीसीएफ मॉडल ऑन अमरन बैटरी, है ना, मैंने आप लोगों को अमरन बैटरी पे डीसीएफ सिखाया। अब आपके हिसाब से कोई भी कंपनी का डीसीएफ करो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक, मतलब बेसिकली फ्री कैश फ्लो मॉडल बनाओ, फ्री कैश फ्लो मॉडल बनाओ और फ्री कैश फ्लो बना के कंपनी का एक्चुअल शेयर प्राइस का वैल्यूएशन निकालो और निकाल के बताओ सर। जैसे कि मैं आपको एक काम अभी तो दे रहा हूं कि ये, जैसे कि हम लोग अभी बात करेंगे, क्या नाम है कंपनी का, आईटीसी का, ठीक है। आईटीसी के बारे में मैं अभी आपसे बात करूंगा। ऐसे तो आईटीसी के बारे में पहले भी मैं बात कर चुका आप लोगों से। एक सेकेंड, ये आपका किधर चला गया, आईटीसी, ठीक है। आईटीसी का आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाया ना, इंट्रिंसिक वैल्यू इसका फेयर है, अभी करेंट इंट्रिंसिक वैल्यू इज लोअर है, तो आप एक्चुअली इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करो रिसेंट का। हाँ सर, लास्ट 4 साल 5 साल, यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा, ऑलमोस्ट 10 साल का डेटा मिल जाएगा, यू विल गेट ऑलमोस्ट 10 years डेटा। तो जस्ट टुक दिस डेटा और इसको पुट करो, जो जो डेटा चाहिए। अगर आपको एनुअल रिपोर्ट चाहिए, कंपनी के साइट में विजिट करो, या फिर यहाँ पर भी एनुअल रिपोर्ट दिख जाता है, दिखाई दे रहा है क्या? देखो सर, फ्रॉम 2012 से लेके 2021 तक एनुअल रिपोर्ट अवेलेबल है। रिसोर्स का अभाव नहीं है, रिसोर्स है आपके पास, आप कोशिश करो ढूंढ के कि क्या बनता है। अब मैं आपको क्या बताऊंगा सर, ये जो मैं इतना देर से आपको इक्विटी रिसर्च सिखाया, समझाया, क्या आप लोगों को समझ में आया सर? बस पूछना चाहता हूँ एक बार। लास्ट वीक का जो टॉपिक था डिटेल्स कैलकुलेशन के साथ, और आज था कंक्लूजन एरिया इक्विटी रिसर्च का, क्या आप लोगों को क्लैरिटी आया सर? बोलो सर। अरे आना, कुछ तो बोलो। यस सर। आया। थोड़ा लंबा रास्ता है, बट सर इस रास्ते में प्रैक्टिस करने के साथ साथ चमकोगे सर। प्रैक्टिस में ये रास्ता आपको बहुत चमक देगा। अब आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, आईटीसी के बारे में क्यों मैंने आज सोचा कि आईटीसी के बारे में तो सर पहले भी केस स्टडीज हो चुका है, तो आपके मन में चल सकता है कि आईटीसी के बारे में फिर से क्यों सर? सर एक्चुअली आईटीसी के बारे में मार्केट फिर से ना एक अलग ही रूप ले रहा है, तो उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजन है, ठीक है, कुछ इंट्रिंसिक रीजन है, और क्योंकि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू भी करेंट प्राइस से लोअर है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आईटीसी के बारे में रिसेंट कुछ बात किया जाए। याद होगा आप लोगों को, जो लोग बेसिक का क्लास किए थे या फिर आईटीसी का केस स्टडीज पहले भी किए थे, याद होगा क्या? किसी को याद है? मेरे हिसाब से प्रिया, रोशनी, इन लोगों को याद होना चाहिए आईटीसी का। याद आ रहा है क्या? हाँ ज्योति, हाँ, व्हाट्स रॉन्ग विथ आईटीसी, इसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल्स चर्चा किया था, और उसमें हम लोगों ने बोला था कि आईटीसी के साथ कुछ रॉन्ग चल रहा है। प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो रहा है कि सर आईटीसी का जो मेन बिजनेस है वो कहाँ कहाँ फैला हुआ है, सिगरेट पे, एफएमसीजी पे, होटल्स पे, एग्री बिजनेस पे, पेपर बोर्ड्स एंड पैकेजिंग में, एंड कुछ अदर्स एरिया में। और वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि 84% सिगरेट से इनकम होता है और बाकी बिजनेस से एज सच इनकम नहीं है। और अगर इसका मैं आपको सेल्स का डेटा दिखाऊं, ये चर्चा हुआ था, बहुत हो गया 6-7, मोस्ट प्रॉब्ली 1 साल, हाँ एक सर, साल से इसके बारे में चर्चा हुआ था पहले। यस सर। आईटीसी का सेगमेंटल रेवेन्यू, इसके बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा किया था कि सेगमेंटल रेवेन्यू में सिगरेट से सबसे ज़्यादा कमाते हैं, फाइनेंशियल ईयर 20 में 44%, एफएमसीजी से 26%, एग्री बिजनेस से 12%, पेपर बोर्ड से 13.5%, बाकी चीज़ों से, होटल से 3.9%। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इसका एकमात्र कैश काउ मतलब कि जहां से इसको एक्चुअली पैसा मिलता है, दैट इज सिगरेट। अब सिगरेट बिजनेस में न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो सिगरेट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं कर रहा है, उससे अच्छा उसको दूसरा बिजनेस में इन्वेस्ट करना ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ बोलो सर, कोई कुछ कहना चाहते हो? बोलो सर, बोलो। कुछ कहना चाहते हो कैसा? हेलो, ओके सर। देखो, आप देख सकते हो कि आईटीसी सेगमेंट वाइज मार्जिन में सिगरेट से 73%, एफएमसीजी में, ये फाइनेंशियल ईयर 20 के बता रहा हूँ, एफएमसीजी होटल से 8%, एग्री बिजनेस से 14%, पेपर बोर्ड से वगैरह से 24%। दीज आर वी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर, मतलब केस स्टडीज क्लास में हुआ था। लेकिन सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, उस टाइम पे एक डिस्कशंस में एक कंक्लूजन लाया था कि क्या आईटीसी, जिसका मार्केट में बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मतलब इसके पास सबसे बड़ा क्या था, इसके पास पैसा बहुत है सर। इवन ये मसाला इंडस्ट्री में सनराइज को एक्वायर किया, ऑलमोस्ट
इतने पैसे में एक्वायर किया था 2150 करोड़ में। मसाला इंडस्ट्री जो एफएमसीजी का भी एक पार्ट है, जो मसाला वगैरह में सनराइज मसाला आप लोग जानते हो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बिजनेस में दम है? क्योंकि आईटीसी का एक सबसे बड़ा क्या है कि आईटीसी का फाइनेंशियल बड़ा स्ट्रांग है। आईटीसी का जो फाइनेंशियल होता है ना सर, वो बड़ा स्ट्रांग है, वो चीज इसके बारे में एक पॉजिटिव है। बट इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है कि लास्ट कुछ ईयर में, लास्ट 2-3 साल में अगर आप देखते हो, ग्रोथ नहीं है, ये स्टॉक में ग्रोथ नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर? स्टॉक में ग्रोथ नहीं है। हाँ सर। है ना? तो क्या रीजन है इसका ग्रोथ ना होने का? क्या रीजन है? ऐसे एक तो डाउन हुआ, कोरोना का कारण तो था ही, ठीक है। उसके बाद देखो साइडवेज में चल रहा है। रिसेंटली थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है बिकॉज मार्केट में थोड़ा पॉजिटिविटी आया है। ऐसे तो मार्केट अभी बुलिश भी है, लेकिन सवाल है क्या लॉन्ग टर्म में आईटीसी कुछ फोड़ सकता है, कुछ तोड़ सकता है? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू देख सकते हो आप, ठीक है। एंट्री पॉइंट के बारे में भी एनालिस्ट का, मार्केट एनालिस्ट जो भी है, उनका सर्च है कि सर ऑलमोस्ट 70% लोग का मानना है कि स्टॉक में जाना चाहिए। अब वही बात है सर, क्या रीजन क्या है? तो वही मैं आपको थोड़ा रीजन बताता हूँ। एक बार आईटीसी का एक बार रिव्यू करना, ठीक है। ऐसे किसी के साथ केस स्टडीज करने के बाद उसका रिव्यू भी आप लोग करना, मतलब ये सब करने के पीछे का मेरा यही रीजन है कि आप लोग ऐसे नहीं कि एक बार केस देख लिया और उसको कभी रिव्यू नहीं किया, रिव्यू करना है, ठीक है। तो ये बहुत लोगों का बहुत फेवरेट स्टॉक है बिकॉज ये डिविडेंड बहुत अच्छा देता है, इसका एक बात है। और इसलिए डिविडेंड दे पाता है बिकॉज इसके पास ना इन्वेस्ट करने का करंट कोई जगह नहीं कि कहाँ इन्वेस्ट करे, कहाँ इन्वेस्ट करे, न्यू एवेन्यूज नहीं दिख रहा है, ठीक है। डिविडेंड रिटर्न में ये कंपनी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आपके पास कोई इन्वेस्ट करने का जगह नहीं होता तो आप क्या करोगे? शेयर होल्डर को ही पैसा दे दो, जिसका रिटर्न है उसी को रिटर्न दे दो। बिजनेस का सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर पैसा का जगह, इन्वेस्ट करने का जगह नहीं है तो खुद के पास ही रख लो, या फिर अपना जो ओनरशिप है जिसके अंदर ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो इसीलिए ये डिविडेंड बहुत अच्छा देता है लास्ट 5-10 साल में। लेकिन सवाल यही है कि आगे भी यही करेगा कि कुछ ग्रोथ है? क्योंकि कंपनी में ग्रोथ है तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कुछ मतलब होता है। तो बस वही एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको 2 मिनट थोड़ा बताता हूं। अब थोड़ा केस देखो, लेकिन इसी में भी ना थोड़ा बहुत लोगों के मन में एक कंफ्यूजन है। तो कंपनी तो एस्टेब्लिश हुआ था सर इंपीरियल टोबैको के नाम पे, 100 साल से भी पुराना हो गया, 1910 में, 1910 में। एंड इट वाज कॉल्ड बैक देन स्टेट ट्रू टू, अभी तो नाम बस इसका आईटीसी लिमिटेड है, सिंपल नाम है आईटीसी लिमिटेड, अभी कोई फुल फॉर्म नहीं है इसका। मेनली बिजनेस करता था सिगरेट का अंटिल मिड 1970, 1970 तक तो सिर्फ सिगरेट था। उसके बाद कंपनी धीरे धीरे अपना टेरिटरी बढ़ाया। टेरिटरी जैसे कि होटल्स आप लोग जानते हो, ताज अपना कोलकाता में आईटीसी का जो रॉयल बंगाल बना है, क्या गजब का। एग्री बिजनेस, ओके, एग्रीकल्चरल जो फर्टिलाइजर सेक्टर्स में भी है, पैकेजिंग में है, बाकी फ्यू अदर्स और भी एरिया जो आप लोगों को मैंने केस स्टडीज में बता के रखा था। एंड येट फॉर ऑल द प्रोग्रेस, सभी में इसका थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ, अच्छा प्रोग्रेस हुआ। दे ऑल हैव मेड द पास्ट फ्यू इयर्स, दे स्टिल कंटिन्यू टू बी अ सिगरेट कंपनी। सभी ने ग्रो किया, पर फिर भी आईटीसी को आज भी मार्केट क्या जानता है? सिगरेट कंपनी मानता है फॉर द मोस्ट पार्ट, बिकॉज 40% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू कैन एट्रीब्यूटेड टू सिगरेट अलोन, एंड बाकी 60% बाकी मिलके होता है, ठीक है। 60% ऑन एवरी सिगरेट सोल्ड, एंड द मार्जिन ऑफ अबाउट, मतलब कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसमें सिगरेट बेचने में होता है 60%। Cigarette alone are responsible for almost about 80 to 82% of the profit. It's cash generating monster. One that spits out of the much money that ITC does not even know where to deploy them. बहुत पैसा कमाया इसने, कंपनी ने पैसा बहुत कमाया, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि पैसा को अभी इन्वेस्ट करने का जगह नहीं मिल रहा है बिकॉज, और मतलब सिगरेट सेगमेंट में और ज्यादा मतलब ग्रोथ नहीं दिख रहा है। अब सिगरेट को छोड़ के और उल्टा सिगरेट के बारे में नेगेटिव मार्केटिंग, ठीक है, सिगरेट के बारे में नेगेटिव मार्केटिंग, ठीक है। तो अभी वर्ल्ड नहीं चाहता कि इतना ज्यादा सिगरेट वगैरह, बिकॉज लोगों का क्या हो रहा है सबको पता है, ठीक है। सब समय मूवीज देखने जाओ, सिगरेट खाने से कैंसर होता है, फेफड़ा दिखाते हैं ऐसा कि लोगों को पागलपंती आता है। तो समझ में आ रहा है कि भाई ये जिस प्रोडक्ट से प्रॉफिट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट के बारे में मार्केट नेगेटिव है, गवर्नमेंट नेगेटिव है, रेस्ट्रिक्शन है, तो क्या करेगा? पैसा तो बहुत कमाया, पैसा तो बहुत कमाया। इनफैक्ट दे हैव हैंडलिंग आउट मोस्ट ऑफ इट बैक टू शेयर होल्डर्स, तो इसीलिए डिविडेंड दे दिया, बिकॉज दे डोंट सीम टू फाइंड एन एवेन्यू डिप्लॉय ऑल दिस वेल्थ। अपना जो वेल्थ है, ये वेल्थ का न्यू एवेन्यू नहीं दिख रहा है इनको, कहां डिप्लॉय करे पैसा को नहीं दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट का जगह नहीं दिख रहा है। मसाला में आया बट उस तरह का बात नहीं बन रहा है, मसाला में भी है मार्केट शेयर है, चल रहा है, बट नॉट लाइक दैट। आईटीसी का फाइनेंशियल देखो आप, फाइनेंशियल ईयर 12 में इसका ये रेवेन्यू का एरिया है और ये इसका प्रॉफिट का एरिया है। रिसेंट देखो आप, फाइनेंशियल ईयर 20 में 49,388, 21 में 49,257, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत,
मतलब देख सकते हो 48,340, बट देखो सर ये लास्ट तीन साल में देखो कहाँ, मतलब ज्यादा ग्रोथ नहीं है। बट उससे पहले देखो 26,000, 31,000, 35,000, 38,000, 39, 42, 43, मतलब ग्रोथ था। अब धीरे धीरे इसका ग्रोथ में एक ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बिजनेस में है नहीं। तो अब बिजनेस में कुछ है नहीं तो आगे भी क्या नहीं रहेगा, बिकॉज इसके पास है सर, इसके पास कैपिटल है। प्रॉफिट में भी आप देख सकते हो 20 में अच्छा प्रॉफिट कमाया था 19-20 में, बट 21 में प्रॉफिट गिर गया। उससे पहले इसका अच्छा ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पर लास्ट 7-8 साल में, बट नॉट लाइक उससे पहले वाला सिचुएशन जैसा नहीं है। 2012 से पहले ये और ज्यादा ग्रोथ दिया था। 2012 से पहले इसका ग्रोथ और अच्छा था। अगर मैं इसका मैक्सिमम दिखाऊं आपको इसका ग्रोथ दिख जाएगा 12, ठीक है 12, मतलब ये मेन जो ग्रोथ है इसका ये स्टेज में हुआ है, ठीक है ये स्टेज में, मतलब 8, 9, 10, 11 तक, मतलब ये स्टेज में जो ग्रोथ दिया है ना कंपनी ने, उसके बाद देखो ये साइडवेज हो गया, उसके बाद थोड़ा बहुत फिर से नीचे आया, फिर से थोड़ा हाई हुआ इस लेवल में। बट आफ्टर दैट 17 के बाद जैसे स्टॉक में कुछ बात नहीं बन रहा है, लेकिन क्या फिर से वापस आ सकता है? क्या फिर से वापस आ सकता है? दैट्स द बिग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस। तो इसके लिए इसका इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह मतलब कैलकुलेट करके आप कंपनी के बारे में कुछ बातें समझा करो। जैसे सर इसके बारे में मार्केट क्या सोचता है, इंटरनेशनल मार्केट सिनेरियो क्या है इसके बारे में। अब इसके बारे में मैं क्यों फिर से बात करना चालू किया, क्या ऐसा कॉम्पेल कर दिया मुझे जो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं? इट्स अ वेरी कॉम्पेलिंग कॉन्ग्लोमरेट एंड अ फ्रस्ट्रेटिंग स्टॉक। मतलब बिजनेस इसके हिसाब से देखो तो क्या गजब का कंपनी है। क्या बात करते हो सर? कॉम्पेल मतलब अट्रैक्ट करता है, कॉन्ग्लोमरेट मतलब बिजनेस के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है, बट स्टॉक के हिसाब से एकदम फ्रस्ट्रेटिंग है, ग्रोथ नहीं है। Cigarette business is all about saturated and other high potential verticals. Like FMCG or for instance have failed it to impress. FMCG में बहुत कॉम्पिटिटर आ गया, लोकल में भी बहुत सारे हैं, बट द फाइनेंशियल आर सो रोबस्ट। इसका फाइनेंशियल कंडीशन, इसका बैलेंस शीट पीएल चेक करो आप, इवन आपको मैं समरी दिखाया, बहुत स्टेबल है, बहुत गजब का है। क्योंकि इसका फाइनेंशियल स्टेबल है और बहुत पॉजिटिव है, तो क्या इसको फिर से एक फाइटिंग चांस देना चाहिए? आईटीसी को फिर से फाइटिंग चांस मिल सकता है। एंड दिस इज व्हाट सीम्स टू बी डिवाइडिंग पीपल अक्रॉस द बोर्ड। यही बात है कि बोर्ड के अंदर एक डिवाइडेशन चल रहा है, स्टॉक एनालिस्ट में भी एक डिवाइडेशन चल रहा है कि ये स्टॉक में कुछ होने वाला है, ये कुछ करेगा, क्योंकि इसके पास है मनी, है इसके पास। अदर हैंड जो प्रॉब्लम है डीमार्जर, ये बोल रहे हैं कि ये डीमार्ज कर देगा, इसका जितना सारा अलग अलग है ना, होटल को अलग कर देगा, मतलब होटल का स्टॉक अलग हो जाएगा आईटीसी होटल के नाम पे, ऐसा बात चल रहा है। मैं पहले भी बोला था, इसका सिगरेट से सब अलग हो जाएगा, एफएमसीजी को अलग कर देगा, समझ रहे हो सर, डीमार्ज कर देगा। तो सीकिंग टू सेपरेट द टोबैको बिजनेस फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, दिस दे बिलीव विल अनलॉक वैल्यू। अगर ऐसा करेगा तो शायद वैल्यू आ जाएगा एंड हेल्प द अदर बिजनेस फ्लोरिश इन द एब्सेंस ऑफ द 10 टोबैको एसेट्स। बिकॉज सभी को लगता है कि ये टोबैको का बिजनेस करता है और इसलिए इन्वेस्टर्स भी इस पे ज्यादा बिलीव नहीं करना चाहता, इसलिए इसका जो भी पैसा है वो सिगरेट में डाल सकता है, या फिर सिगरेट में लोग और इंटरेस्टेड नहीं है। सिगरेट बिजनेस 1980s 90s 2000 तक ठीक था, बट आज के डेट में सिगरेट बिजनेस में इनको वो वाला बात किसी को दिखता नहीं है, स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स को, एंड वो लोग हमेशा सेल करता रहता है स्टॉक। And while they do not have a point, not everybody seems convinced that they may be prudent thing to do. Sure, there is absolutely no doubt that people will value an independent FMCG entity differently as opposed to a combined entity. मतलब एफएमसीजी को इंडिपेंडेंट देखना ज्यादा लोग पसंद करेगा, कंबाइन में सिगरेट के साथ, होटल के साथ, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए एफएमसीजी में ज्यादा कुछ हिट नहीं हो रहा है जैसे कि बाकी स्टॉक में हो रहा है। And it's quite possible that new investors could be excited at the independent company's prospect, because ये जो डीमार्ज करने का बात किया है ना, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि ये स्टॉक कुछ करेगा। A lot of big institutional investors are now trying to park their money in assets that don't do a lot of social harm. मतलब ज्यादातर बड़े बड़े कंपनीज वैसे जगह में पैसा डालना चाहता है जो सोशल हार्म नहीं करता, बिकॉज कंपनी भी आजकल ना अपना इमेज खराब नहीं करना चाहता। लाइक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी आजकल देखना बोलते हैं ना कि जो चीज मैं यूज नहीं करता उस चीज का मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा। तो ऐसा ही सर मार्केट में एक फीलिंग आ गया सोशल हार्म, बिकॉज पब्लिक पहले से ज्यादा कॉन्शियस हो गया है, ठीक है। तो सोशल हार्म जो चीज करेगा उस चीज का लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता। If the hotels and FMCG business is always clubbed alongside the tobacco business, they obviously they are not going to get the love they deserve. मतलब एक साथ रहेगा तो वो वाला प्यार इनको नहीं मिलेगा। मतलब टोबैको, होटल, एफएमसीजी सब एक साथ, तो प्यार से मुश्किल हो रहा है प्यार मिलने में, तो वो प्यार फिर से इनको पाना है, इसलिए अलग करने का एक बात चल रहा है, ठीक है। तो आपको एक डेटा दे रहा हूं सर, द ओनली लव आईटीसी हैज रिसीव्ड दिस पास्ट ईयर्स इज प्रोबेबली फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल को बहुत पसंद आया, 2015 से इनको रिटेल इन्वेस्टर्स में बहुत ग्रोथ आया सर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इनको प्यार नहीं मिला,
वो लोग अपना शेयर सेल करके निकल रहा है। फ्रॉम होल्डिंग 20%, 21% से लेके तो जून 2021 में FII का हालत है 11.74, मतलब फॉरेन होल्डर छोड़ के जा रहे हैं। बट रिटेल होल्डर की अगर मैं बात करूं, इसीलिए सेलिंग प्रेशर के कारण स्टॉक में ग्रोथ नहीं है, बिकॉज फॉरेन होल्डर में ज्यादा पैसा है FII में, इसलिए शेयर में क्या हो गया, सेल मतलब शेयर का दाम स्टेबल रह गया या फिर ग्रोथ नहीं है। बट रिटेल में देख सकते हो आप 9% था 15 में, अभी 12% है रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग। समझ पा रहे हो सर? रिटेल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग 12% हो गया है लास्ट 3-4-5 साल में। ये एक अच्छा फीलिंग है, बिकॉज रिटेल जो पार्टिसिपेंट्स है वो कंपनी के बारे में एक अपसाइड पोटेंशियल ढूंढ रहा है, और यही शायद कंपनी को मतलब मार्केट को मजबूर कर रहा है कि स्टॉक में कुछ है। On the flip side, however, a demerger would effectively mean to end of low cost capital. Until now, ITC has managed to subsidize the loss making operations across different verticals, क्योंकि वो टोबैको बिजनेस से सारा का सारा पैसा को दूसरी जगह में पार्क कर देता था। But with a demerger, that may easier said than done. Then there is also fact that nobody seems to understand how the demerger might shape up if it ever does happen. The management has been very dicey while discussing demerger, and so there is a lot of uncertainty in the air. मतलब डीमर्जर के बाद पहले वो क्या करता था, सिगरेट का पैसा को बाकी जगह में ट्रांसफर करके बिजनेस को प्रॉफिटेबल शो कर पाता था, बट अब क्या करेगा, अब इसको लेके थोड़ा चिंता है। इवन कुछ लोगों को अभी भी बिलीव है रैली इज टेस्टामेंट टू द फेथ अब पीपल ऑफ द कॉन्ग्लोमरेट एज ए होल अकॉर्डिंग टू ए डेटा। ब्लूमबर्ग जो इंटरनेशनल एक बहुत फेमस यूएस का फाइनेंशियल न्यूज कंपनी है, उनका मानना है मोर देन 56.8 लाख शेयर्स एक्सचेंज हैंड इन 14 लार्ज ट्रेड्स जस्ट ए कपल ऑफ डेज एगो। मतलब ये लास्ट 1 मंथ के अंदर का बात कर रहा हूँ, सितंबर का बात कर रहा हूँ, एंड विदाउट एनी हिंट ऑफ ए पॉसिबल डीमर्जर और अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। अभी भी डीमर्जर के बारे में कोई खबर नहीं आया। Some people believe that this rally is most likely participating on the back of just fundamental alone, company के fundamentals के कारण, that ITC is still a solid company and perhaps people have finally come to realize that stock may have been undervalued. Intrinsic value का एक बहुत बड़ा बात इसके अंदर देखा गया सर इस मैटर पे, आईटीसी के मैटर पे आप लोग प्लीज व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे आप लोगों का जो भी कैलकुलेशन है, चर्चा है, प्लीज करो। आप लोगों का खुद का नॉलेज भी बढ़ाओ, दूसरे का भी नॉलेज को एनहांस करने का कोशिश करो। समझ में आ रहा है ऐसा? ये था लंबा चर्चा, शेयर वैल्यूएशन वगैरह सब कुछ आप लोगों ने सीख लिया, लंबा डिस्कशन है। फंडामेंटल्स अगर मैं आपको, आप मुझे पूछोगे सर क्या फंडामेंटल्स हो गया, ये सर हो गया। बस दुर्गा पूजा के बाद एक संडे वाला क्लास में मैं आपको क्या करूंगा सर, फंडामेंटल्स का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको एक बार वापस सारा का सारा रिकॉल करके एक बार बता दूंगा, तो फंडामेंटल्स में आपको हो जाएगा। बाकी आपका प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस में केस स्टडीज देखना, केस स्टडीज करना, बस और कुछ नहीं करना। बोलो हनीमेश, प्रिया, ज्योति, विक्रांत, क्लियर हो रहा है सर? हाँ सर क्लियर है। ठीक है सर, इतना ही है फिर आज मेरा। प्रिया थोड़ा 2 मिनट वेट करना। हाँ प्रिया? ओके ओके सर। ओके सर। कुछ पूछना है सर? अनिमेश, ज्योति, विक्रांत कुछ पूछोगे? नहीं सर, गुड नाइट। ओके सर, इसके बाद दुर्गा पूजा के बाद, हाँ नेक्स्ट वीक और कोई क्लास नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट वीक नो क्लास आफ्टर दुर्गा, मतलब दुर्गा पूजा के बाद जो भी सैटरडे संडे आएगा उसमें क्लास होगा। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोल अनिमेश बोल। सर छुट्टी रहेगा दुर्गा पूजा का, ठीक है? नेक्स्ट वीक नो क्लास, ठीक है? कमिंग जो वीक है उसमें कोई क्लास नहीं होगा, और उसके बाद वाला वीक में देखा जाएगा सर, दुर्गा पूजा का पीरियड रहेगा तो हो नहीं पाएगा, बिकॉज मैं सैटरडे को थोड़ा नेटिव चला जा रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली अगला 2 हफ्ता क्लास नहीं होगा। मतलब नेक्स्ट सैटरडे संडे एंड उसके बाद वाला सैटरडे संडे, उसके बाद वाला सैटरडे संडे में फिर से मीट करेंगे सर, ठीक है? बाय सर। ओके सर, टाटा। समझ में आ गया अनिमेश? हेलो? हाँ बोलिए ना सर। हाँ मैं वही बोला, छुट्टी के बारे में बोला, दुर्गा पूजा का छुट्टी रहेगा वही बोला, बस घर में प्रैक्टिस करो और कुछ नहीं। छुट्टी रहेगा कितना दिन? 4 डेट बंद रहेगा। हाँ 4 ठो डेट बंद रहेगा।
मतलब जो आ रहा है आपका सैटरडे संडे और जो नेक्स्ट आने वाला है सैटरडे संडे वो Yes, सारे yes. लोड हो गए ना। यस यस यस, ठीक है सर। ठीक है सर, लेकिन ग्रुप में डिस्कशन करते रहना सर आप लोग। ठीक है सर। ओके ठीक है, चलो बाय। सर गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट।